हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना। पाकिस्तान तो छोटा मोटा है, ठीक है, उसको तो ऐसे एक स्टेट नहीं बांट लेंगे, ठीक है, तो वो है नहीं, ठीक है। एक्चुअल जो मेन दुश्मन है वो तो कौन है? चाइना। तो चाइना ऐसा करता है कि उनके पास वो मौका का फायदा उठाता है, ठीक है। तो अभी रिसेंट में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है? अभी रिसेंट में जो अभी अमेंडमेंट हुआ है, एक अमेंडमेंट हुआ था ना पिछले 2 साल पहले, कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 10% रिजर्वेशन किए थे ना, याद है? 10% रिजर्वेशन किसके लिए? एजुकेशनली, ठीक है, बैकवर्ड जो क्लासेस है, ठीक है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल दोनों मतलब जो है, ठीक है, बैकवर्ड है, सिर्फ एजुकेशन नहीं, मतलब एजुकेशन के हिसाब से भी और इकोनॉमिकल हिसाब से भी जो लोग बैकवर्ड क्लासेस है उन लोगों को क्या दिया गया था? उन लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। किस चीज़ों में दिया गया था? जॉब के लिए दिया गया था। ये कहाँ पे दिया गया था? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया गया था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई भी जॉब हो रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी चीज़ हो रहा है वहाँ पे उन लोगों को 10% रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे इसमें प्रॉब्लम क्या था, जैसे ये क्यों लेके आए थे? जैसे ऐसा होता ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन लोग अदर बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आते हैं, ST SC में भी नहीं आते हैं, लेकिन वो लोग बहुत गरीब है या वो बहुत लोग पिछड़ा हुआ है, होता है ना ऐसा, जो वो जनरल कैटेगरी में आता है फिर भी उतना मतलब उतना ये नहीं है, मतलब एजुकेशनल भी आगे नहीं है और फाइनेंशियली भी आगे नहीं है, तो फिर OBC लोगों को तो मिल जाता है, थोड़ा एडवांटेज मिलता है, ठीक है, ST SC का एडवांटेज मिल जाता है, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि वो लोग जनरल हो जाता है, अपर कास्ट हो जाता है, इन लोगों को वो इसलिए नहीं मिलता है। इसीलिए एजुकेशनली एंड जो इकोनॉमिकली जो पिछड़े हुए जो क्लासेस है उन लोगों के लिए अलग से कोटा बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ इशूज आया था जब ये चीज़ रिसेंटली जब डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। क्या इशूज था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है, अगर हम लोग ST, ठीक है, ST SC एंड OBC को देखें तो तीनों चीज़ों का अगर हम लोग देखें कि कितना परसेंट रिजर्वेशन हो रहा है, तो 50% रिजर्वेशन हो रहा है, ठीक है, तीनों मिला के, ठीक है, तीनों मिला के कितना हो रहा है? 50%, और 50% का कितना था? जनरल का था, ठीक है, और जो रिजर्वेशन था वो 50% था। तो रिजर्वेशन कितना परसेंट था? 50% था, ठीक है, और 50% किसके लिए था? जनरल के लिए था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज है कि अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो, ठीक है, पिछड़े हुए जो भी कास्ट है, ठीक है, कास्ट बेस अगर रिजर्वेशन दे रहे हो तो आप 50% से ज्यादा नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी अगर हम लोग इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली मतलब बैकवर्ड क्लास को अगर हम लोग दे रहे, ठीक है, रिजर्वेशन दे रहे 10%, तो कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा ना टोटल रिजर्वेशन, हाँ या ना? 60% हो जाएगा। तो ये तो अब फिर प्रॉब्लम है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा है कि 50% से ज़्यादा दे नहीं सकते हो। तो फिर उनके लिए फिर क्या करना पड़ा? कॉन्स्टिट्यूशन को फिर अमेंडमेंट करना पड़ा कि वो जो 50% वाला प्रोविजन है उनको भी हटाया गया। क्लियर? ये 2020 में हुआ, 2 साल पहले ये वाला अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं उसके लिए। और रिसेंटली और कौन सा अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, और एक चीज अमेंडमेंट हुआ कि जो एंग्लो इंडियंस होते थे ना लोकसभा में, 2 लोगों को नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियंस, ठीक है। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन बताओ। जो लोग इंडिया में रहते हैं लेकिन वो पहले बाहर का है, मतलब इंडिया के एक्चुअली में नहीं है, लेकिन यहीं पे मतलब जो ब्रिटिश लोग थे या जो यूरोपियन थे इंडिया में आए थे लेकिन यहाँ पे रह गए, यहाँ पे शादी कर लिए, यहाँ पे सब लोग घर बना लिए, सब कुछ, मतलब इंडियन हो गए वो लोग, ठीक है। तो उन लोगों के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों ने क्या रखा था? एंग्लो इंडियंस का 2 नॉमिनेशन हम लोगों ने लोकसभा में सीट रखा था, लेकिन उनको भी हटा दिया। क्यों? क्योंकि अभी वो उनका उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ब्रिटिश 1947 में इंडिपेंडेंस हम लोगों को दे दिए, ठीक है। तो तब बहुत सारे ब्रिटिश, ऐसा तो नहीं कि उसी टाइम में चले गए, ठीक है, बहुत सारे ब्रिटिश लोग क्या थे, यहीं पे रहते थे, थोड़ा थोड़ा करके चले गए, मतलब अभी कितना 75-80 ईयर्स हो गए ना इंडिपेंडेंस, तो वो लोग अपने सेटल हो चुके, कोई इंग्लैंड चले गए, कोई फिर यूरोप चले गए, तो वो लोग सेटल हो चुके। तो तब वो जरूरी था एंग्लो इंडियन का रखना, क्योंकि उन लोगों को भी इग्नोर नहीं कर सकते है ना।
तो किसी भी पॉपुलेशन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, सबको रिप्रेजेंट करना है, तो इसीलिए हम लोग एंग्लो इंडियन का जो सीट रखे थे। लेकिन अभी हम लोगों को क्या लगा कि उतना जरूरी है नहीं, वो चीज़ अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, तब के लिए रिलेवेंट था इसलिए रखा था, लेकिन अभी वो चीज़ हम लोगों ने हटा दिया। ठीक है, ये कब किया हम लोगों ने? 2020 में चीज़ हम लोगों ने किया। और चीज़ क्या किया हम लोगों ने, जो ST SC के जो सीट है, ठीक है, लोकसभा एंड जो स्टेट असेंबली है, उनको थोड़ा हम लोगों ने बढ़ाया। ठीक है, मतलब थोड़ा उनका रिजर्वेशंस बढ़ाया, क्योंकि हम लोगों ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस तो बहुत पहले कर चुके थे। वो करने के बाद भी उतना मतलब रिजर्वेशंस, मतलब उतना जो मतलब MP एंड जो MLA होता है उतना नहीं आ रहे थे, मतलब उतना पॉलिटिकली एक्टिव वो लोग नहीं थे। फिर भी वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा लोग पॉलिटिशियंस बनते थे, MP या पार्लियामेंट में जाते थे। तो हम लोगों ने क्या चीज़ किया, हम लोगों ने ST एंड SC एंड जो का जो सीट है वो लोकसभा एंड जो स्टेट असेंबली मतलब क्या होता है, जो MLA बनते हैं ना उसे बोलते हैं क्या, स्टेट असेंबली। और लोकसभा मतलब जो पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं, ठीक है, जनरल इलेक्शन जो 5 साल में, एवरी 5 साल में होता है, तो वहाँ पे जो MP जाते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने कुछ सीट्स को बढ़ाया। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों का रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और भी बहुत सारे हुआ है। हम लोग मेन चीज़ों को देखेंगे कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन जो कल तक हम लोगों ने पढ़े थे कि एक्चुअली बनने तक, ठीक है, अभी बनने के बाद क्या क्या चीज़ चेंजेस आया है, यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब एक चीज़ होता है कि जो हम लोग जब अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस को, ठीक है, तो उनका एक प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब मोदी ने चाहा कि हाँ चलो अमेंडमेंट करते हैं, इस आर्टिकल को हटा देते हैं, तो ऐसा हटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक जैसे हम लोगों का क्या है यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ है ना, मतलब जो भी चीज़ होगा लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होगा वो भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस से ही होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर हम लोग डेमोक्रेसी कैसे कहलाएंगे, फिर डेमोक्रेसी तो नहीं होगा। तो अगर हम लोगों को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, तो पहला स्टेज क्या करना है, पहला तो उस बिल को इंट्रोड्यूस करना है। कहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वो बिल को, बताओ कहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कौन सा हाउस में इंट्रोड्यूस करते हैं? कोई भी हाउस में हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आइदर हाउस हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो लोकसभा भी हो सकता है एंड राज्यसभा भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, वो मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, और प्राइवेट मेंबर जो होता है, ठीक है, बाकी जो MP होता है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। जो गवर्नमेंट में है, ठीक है, वो भी कर सकता है, और जो गवर्नमेंट में नहीं है वो भी कर सकता है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन क्या होगा कि पास करने के लिए आपको क्या चाहिए, वो एक पर्टिकुलर क्या चाहिए, एक मेजोरिटी चाहिए, जिसके उसके बाद पास होगा। ठीक है, तो पहला काम 4 स्टेज में होगा। पहला काम क्या होगा, मतलब इंट्रोड्यूस करना है पहले, ठीक है, बिल को। तो कोई भी इंट्रोड्यूस करे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बिल जो है वो क्या आएगा, डिस्कशंस एंड डिबेट होगा पार्लियामेंट में। मतलब कोई भी बिल ऐसे तो पास नहीं होता ना, डिबेट एंड डिस्कशंस होगा उसके ऊपर, फिर वोटिंग होगा, सब चीज होगा, उसके बाद पास होगा। तो पास करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, कहाँ का, ईच हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों का हम लोगों का क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या है वो चीज हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या चाहिए होगा अगर हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है। तो एक तो होगा स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए हम लोगों को, जो पार्लियामेंट में जितना मेंबर है उसका टोटल मेंबर से कम मतलब ज्यादा होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि किसी दिन पार्लियामेंट में 10 लोग गए या 20 लोग गए और उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिए, ठीक है, सब लोग वोट करके, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। कि एक मिनिमम नंबर ऑफ या कोरम जो होता है, ठीक है, मिनिमम क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, जो जितना टोटल मेंबरशिप है उससे मेजोरिटी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। मतलब जितने लोग आए हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में, उसमें जो 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग होना चाहिए, तभी हम लोग जो ये बिल है उसको पास कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है उसको पास कर सकते हैं। तो पहले जब हम लोग बिल को मतलब कोई भी अमेंड करते हैं तो उसका नाम क्या होता है, बिल। मतलब जब भी कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बिल बोलते हैं। लेकिन जब वो वहां पे साइन हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, वो बिल एक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो एक्ट बना नहीं, अभी क्या है, वो ड्राफ्ट है सिर्फ।
अभी उनमें डिबेट एंड डिस्कशंस चल रहा है, ठीक है। और एक चीज कंडीशंस लगता है कि जैसे अगर कोई भी चीज आप चेंज, मतलब हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं कि जैसे स्टेट के बारे में हो गया, जैसे अगर टैक्सेशन सिस्टम हम लोगों को स्टेट के बारे में चेंज करना है, ठीक है, या ऐसा कुछ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पावर स्टेट के पास भी है, मतलब थोड़ा मतलब स्टेट से रिलेटेड है, तब हम लोग को क्या करना चाहिए, जो जितने सारे स्टेट है इंडिया में उसका भी मेजोरिटी होना चाहिए। मतलब अगर इंडिया में अभी 28 स्टेट्स है, ठीक है, तो कम से कम 14 स्टेट से ज्यादा, ठीक है, मतलब 14 स्टेट से ज्यादा 15 स्टेट वहां पे सिग्नेचर होना चाहिए, उनका जो सहमति है वो होना चाहिए, तभी वो बिल पास हो सकता है। जैसे होगा, जैसे अगर पार्लियामेंट में सब लोग पास कर दिए लेकिन वो मैटर स्टेट का मैटर है, ठीक है, सब स्टेट, तो सब स्टेट से भी पूछना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं पास कर सकते, तो सब स्टेट से भी पूछ सकते। जैसे जीएसटी जब लागू हुआ, ठीक है, 2017 में, तो जीएसटी क्या है, टैक्सेशन सिस्टम था ना, पूरा टैक्सेशन सिस्टम को चेंज करना था, तो पार्लियामेंट ने तो पास कर दिए, लेकिन स्टेट में भी पास करना चाहिए, तो स्टेट में भी पास किया गया है। तो जैसे कोई भी एक चीज होगा जो क्या होगा कि स्टेट का भी मैटर होगा, तो वहां पे स्टेट का भी सिंपल मेजोरिटी हम लोगों को चाहिए होगा। यहां तक समझ में आ गया है कि अगर स्टेट मैटर कोई भी चीज होगा उनका अगर हम लोग अमेंड करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे स्टेट का सिंपल जो मेजोरिटी होगा, आधा स्टेट से ज्यादा वहां पे सहमति होना चाहिए। ये तक जब हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वो बिल को कहां पे भेजेंगे, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस बिल को साइन कर देंगे। प्रेसिडेंट इस बिल को क्या नहीं कर सकता है, वो विथ होल्ड नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारे बिल को रख लेते हैं ना अपने पास, लेकिन ये विथ होल्ड भी नहीं कर सकता है। और क्या नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट बहुत बार क्या करते हैं, रिटर्न भी कर देते हैं ना कंसिडरेशन के लिए, तो या ये बिल को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को रिटर्न भी नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी, जैसे अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया पार्लियामेंट में, इसका मतलब क्या, पूरा जनता चाहता है ना इस चीजों को करना, तो फिर प्रेसिडेंट का इसका मतलब नहीं होता है कि इनका रिटर्न भेजो, क्योंकि रिटर्न भेज होगा कि स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 मेंबर ने तो असाइन कर दिया, तो इसको विथहोल्ड भी नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, और रिटर्न भी नहीं कर सकते। क्लियर? अरे हाँ ना बोलो, ऐसा लग रहा है कि हम लोग सो के क्लास कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा एनर्जी बना के रखो। अब होगा कि हम लोग कितने टाइप का अमेंडमेंट्स होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्या पहले देखा कि अमेंडमेंट 3 तरीके से अमेंडमेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर अमेंडमेंट में हम लोगों को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे अमेंडमेंट हो सकता है कि जहाँ पे स्पेशल हम लोगों को मेजोरिटी नहीं चाहिए, नॉर्मल भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर नॉर्मल मैटर है तो उसके लिए क्या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा, नॉर्मल से भी कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ों को, ठीक है। जैसे सिंपल मेजोरिटी से हम लोग कौन सा चीज़ों को कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से अगर हम लोग देखें तो जो अगर किसी न्यू स्टेट को बनाना है, ठीक है, जैसे पहले क्या था, पहले बिहार को तोड़ के क्या बनाया गया, झारखंड बनाया गया ना, तो झारखंड जब बनाया गया तो फिर ये क्या है, एक पर्टिकुलर एक मैटर है ना, तो इसके लिए हर सबका अगर मतलब स्पेशल मेजोरिटी क्या चाहिए होगा। जैसे अगर झारखंड को, ठीक है, मतलब बिहार को झारखंड बनाना है तो ये मैटर किसका है, झारखंड का, बिहार का है, इंडिया का मैटर है। साउथ का उतना क्या फर्क पड़ता है कि एक स्टेट बन गया या क्या बना, उतना नहीं फर्क पड़ता है ना। तो ये क्या नॉर्मल मैटर है, इसको सिंपल मेजोरिटी से भी हम लोग इस चीज को अमेंड कर सकते हैं। क्लियर? और अगर हम लोगों को किसी का बाउंड्री चेंजेस करना है, जैसे अगर वेस्ट बंगाल और बिहार का बाउंड्री का थोड़ा मतलब ये हो रहा है, मतलब डिस्प्यूट हो रहा है कि ये वाला मतलब गांव जो है ये मेरा है, बिहार बोल रहा है ये वाला गांव मेरा है, तो इसके अगर हम लोगों को बाउंड्री ऑल्टरनेट करना है किसी रीजंस की वजह से, या जैसे ऐसा भी हो सकता है ना कि वेस्ट बंगाल में ऐसा जगह है ना कि जहाँ पे लोग मतलब रहते हैं लेकिन वहाँ पे हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जगह है ना, बहुत सारे ऐसे गाँव है ना, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे गांव भी मिल जाएगा, ठीक है, जहां पे वो एरिया बिहार का है लेकिन लोग बात करते हैं, ठीक है, बंगाली में बात करते हैं। तो ये थोड़ा मिक्स मैच जब हो जाएगा तो इसको सही करने के लिए कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, जैसे देखो वो वेस्ट बंगाल का हर चीज उनका रखो, सब चीज उनका वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन उनका जो गांव है वो बिहार में पड़ जाता है, तो उनका पॉलिटिकली सब कुछ दिक्कत हो जाता है ना। तो कभी अगर ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो बॉर्डर को ऑल्टरनेट भी कर सकता है इंटरनल मतलब मैटर को ठीक रखने के लिए। तो बाउंड्री ये चीज करने के लिए भी हम लोगों को अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है। और नया अगर हम लोगों को और एक और चीज, जैसे किसी भी बहुत सारे स्टेट ऐसे है ना कि जैसे दिल्ली पहले क्या था, उनका लेजिस्लेटिव मतलब काउंसिल्स नहीं था उनका ना,
ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली तो मतलब काउंसिल तो है नहीं, जैसे कितना स्टेट का है, 7th स्टेट का सिर्फ है अभी। तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल हम लोगों को किसी स्टेट में मतलब बनाना है या उनको हटाना है तो सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल मेजोरिटी से हम लोग इतना बेसिक काम नॉर्मली कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा चीज है जहां पे हम लोगों को स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगा? जैसे जो चीज सबके लिए होगा, मतलब सबके लिए रिलेवेंट होगा, ठीक है। जैसे देखो सिंपल मेजोरिटी से कौन सा काम हुआ, ठीक है, थोड़ा मतलब नोटिस करो कि जो स्टेट का मैटर है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट का मैटर है, वहां पे सब लोग इन्वॉल्व होने की जरूरत है ना, नहीं है ना। कहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है या नहीं बनाना है, वो पर्टिकुलर स्टेट का मैटर है ना। तो यहाँ पे पूरा इंडिया का मतलब स्पेशल मेजोरिटी लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सिंपल मेजोरिटी से भी ये पास किया जा सकता है। लेकिन ऐसा चीज जो पूरा इंडिया का मतलब इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, उस चेंजेस के वजह से या उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस आएगा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा। जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्या है? सबके लिए है ना। फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट बताओ क्या क्या होता है फंडामेंटल राइट? कितना फंडामेंटल राइट है? और इक्वालिटी और और राइट टू रिलीजियन, ठीक है। और डीपीएसपी क्या होता है? जो गवर्नमेंट का प्रॉमिस है, जो गवर्नमेंट करना चाहता है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, वो है डीपीएसपी। तो ये क्या है? सबके लिए है ना, पूरा देश के लिए है। तो अगर इसको चेंज करेंगे, तो अगर सिंपल मेजोरिटी से कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इनके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेंबर होगा, और 2/3 मेंबर होगा प्लस उसके साथ जो टोटल मेंबर है उससे ज्यादा होगा, ठीक है, तब हम लोग इसको पास कर सकते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल में स्पेशल मेजोरिटी का जो मेंशन है, कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है इनका प्रोसेस? आर्टिकल 368 में जितना सारा अमेंडमेंट का चीज है वो दिया हुआ है, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी किस चीज के लगते हैं? जैसे अगर और भी मतलब चीज है, जैसे मतलब सिंपल मेजोरिटी से जो नहीं होता है, मतलब स्टेट का मैटर, ठीक है, और बाकी उसके बाकी जितने सारे चीज है सब लोगों के लिए सिंपल, मतलब अगर इंडिया का कोई भी चीज चेंजेस कर रहे हो, जैसे अगर प्रिंसिपल चेंज कर रहे हो, तो सब मैटर स्पेशल मेजोरिटी से ही होगा। कुछ चीजें के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और चीज होगा कि अगर हम लोगों को कुछ चेंजेस करना है, कि उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा? जो स्टेट का मैटर भी है और पूरा देश का मैटर भी है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, और उसके साथ साथ हम लोगों का स्टेट लेजिस्लेटर का जो मतलब सहमति वो भी चाहिए होगा। तो जैसे अगर कोई भी चीज, जैसे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उनका अगर प्रोसेस हम लोगों को चेंज करना है, ठीक है, तो ये दोनों का मैटर है ना, स्टेट का भी मैटर है और सेंट्रल का भी मैटर है, पूरा देश का भी मैटर है। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा? स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होगा, एंड जो हम लोगों का स्टेट लेजिस्लेटर है उनका भी सहमति चाहिए होगा। अगर हम लोग कोई भी पावर, ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर का पावर, ठीक है, या चीफ मिनिस्टर का पावर अगर चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, पीएम का अगर पावर चेंजेस कर रहे हैं या सीएम का पावर चेंजेस कर रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या, ये स्टेट का मैटर भी है या सेंट्रल का मैटर भी है ना, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर है, तो सेंट्रल स्टेट का बैलेंसिंग पावर है। तो इसके लिए भी हम लोगों को क्या, स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, एंड जो आधा से ज्यादा स्टेट का भी हम लोगों को सहमति चाहिए होगा। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का कोई भी चीज चेंज कर रहे हैं या हाई कोर्ट का कोई भी चीज चेंज कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, सेंट्रल मैटर है, स्टेट मैटर है। तो इसके लिए हम लोगों को स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होगा, एंड जो स्टेट लेजिस्लेटर का जो सहमति होगा वो भी चाहिए होगा, ठीक है। अगर हम लोग पार्लियामेंट का पावर को चेंजेस कर रहे हैं, पार्लियामेंट पावर मतलब जैसे पार्लियामेंट क्या चीज कर सकता है, क्या चीज नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ऐसा, तो वो चीज का अगर हम लोग को चेंज करना है, तो ये भी क्या होगा, पूरा देश का भी मैटर हो गया और सब स्टेट का भी मैटर हो गया ना, पूरा सब मिला के तो होता है ना, पार्लियामेंट में तो सब चीज बनते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों को क्या, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा, और उसके साथ साथ जो जितने सारे स्टेट है उसका
मतलब सिंपल मेजोरिटी से हम लोगों को सहमति चाहिए होगा ताकि हम लोग ये सब चीज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने सारे चीज हम लोग आगे अगर करना है तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से करना है, ठीक है। मतलब जो स्पेशल मेजोरिटी एंड स्टेट के साथ जो वाला एक हो गया सिंपल। इसके अलावा जो भी चीज हम लोगों को स्पेशल मेजोरिटी से करना है। यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई चीज डाउट है यहाँ तक? यह क्लियर है? अरे एनर्जी बढ़ाओ थोड़ा, साउंड। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे कि करंट अफेयर्स में अभी चल रहा है जो, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स 2036 में क्या होने वाला है? ओलंपिक होने वाला है इंडिया में, ठीक है। इससे पहले कभी हुआ है इंडिया में ओलंपिक? मतलब इंडिया होस्ट किया है ओलंपिक को? हाँ ना, बोलो। नहीं किया है ना। एशिया में सिर्फ 3 ऐसे कंट्री है जो ओलंपिक को होस्ट किया है। एक है चाइना, ठीक है, एक है साउथ कोरिया और एक है जापान। जापान ने 2 बार किया है, ठीक है। एक बार 1964 में किया है और एक बार 2020 में किया है। 2 बार उन्होंने होस्ट किया है, ठीक है। और इंडिया अभी भी होस्ट एक बार भी नहीं किया है। तो इंडिया होस्ट करने वाला है 2036 में, ठीक है। तो ओलंपिक एक्चुअली क्या है? एक नॉट प्रॉफिट, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो क्या होता है हर तरह का स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है। ये कब बना था? 1894 में ओलंपिक का जो ऑर्गेनाइजेशन से ये बना था, तब से ओलंपिक हो रहा है, ठीक है। किसी साल ये वाला ओलंपिक कैंसिल हो जाता है किसी स्पेशल रीजंस की वजह से, अगर कोई ऑर्डर हो रहा है या कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से कैंसिल होता है, ठीक है, बीच बीच में। लेकिन हर साल क्या होता है? ओलंपिक होता है। ओलंपिक दो टाइप का होता है, एक होता है समर एंड विंटर गेम्स, ठीक है, 2 होता है। एक होता है समर ओलंपिक्स और एक होता है विंटर ओलंपिक्स। हम लोग थोड़ा ओलंपिक के बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि अभी ये चीज चल रहा है, ठीक है, अभी न्यूज में, तो ये चीज थोड़ा पता कर लो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हम लोग अगर ओलंपिक इंडिया में हो रहा है तो हम लोग इतना मतलब खुश क्यों है? क्या है इसकी वजह से? क्या होगा ओलंपिक होने की वजह से? क्या हो जाएगा बताओ? कुछ फायदा है हम लोगों का अगर इंडिया में ओलंपिक हो रहा है तो? अगर फायदा है तो क्या फायदा है? देखो, अगर इंडिया में ओलंपिक होगा तो पहले बात, हाँ, इंटरनेशनल लेवल में एक थोड़ा मतलब इमेज बन जाएगा कि हम लोग ओलंपिक ऑर्गेनाइज करा सकते हैं ओलंपिक। हाँ, ठीक है। और क्या हो सकता है? हाँ, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए या इंटरनेशनल में अपना जो इमेज है वो बनाने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों का जो क्या है सिविल एंड प्राइड जो चीज है, ठीक है, वो चीज मतलब हम लोगों को होगा कि हाँ, मतलब देखो, कोई भी कंट्री जब ओलंपिक कराने के कैपेबिलिटी रखता है तो ये प्रूव हो जाता है ना इंटरनेशनल में कि ये कंट्री स्टेबल कंट्री है, ठीक है। तो अगर कोई भी कंट्री स्टेबल होगा, ये मतलब इसमें के अगर हम लोग इतना बड़ा गेम को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं तो ये इंटरनेशनल में तो इमेज चला जाएगा ना कि हम लोग स्टेबल है। तो अगर हम लोग स्टेबल ये चीज हम लोग दिखा सकते हैं इंटरनेशनल को, ठीक है, तो क्या होगा हम लोगों का? बहुत सारी चीज फायदा हो जाएगा ना। लोग यहाँ पे क्या करने आएंगे? बिजनेस करने भी आ सकते हैं, ठीक है, कि ये अच्छा कंट्री है, यहाँ पे हम लोग मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लमेटिक है नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आओगे और मतलब सब कुछ लूट जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। स्टेबल कंट्री है, ठीक है। तो एक इमेज बन जाता है इंटरनेशनली, ठीक है। और एक जो लोकल मतलब कम्युनिटी है उनका एक क्या होता है, एक प्राइड बन जाता है कि हम लोग ये चीज मतलब होस्ट को करा सकता है। ये तो हम लोग का मतलब एक इमेज वाला कंसेप्ट हो गया। दूसरा, फाइनेंशियली भी हम लोगों को बहुत सारी चीज फायदा है। पहला क्या है कि जब ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, इंटरनेशनल जो ओलंपिक, हाँ, तो सब लोग टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे ना। तो टूरिस्ट आएंगे तो क्या होगा? वो इंटरनेशनल क्या डॉलर लेके आएंगे या यूरो लेके आएंगे, तो यहाँ पे आके खर्चा करेंगे। तो हम लोगों का क्या बढ़ेगा? फॉरेक्स रिजर्व जो हम लोगों को खत्म हो गया था। कब खत्म हुआ था? 1991 में एक बार खत्म हो गया था ना। हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट दिक्कत आया था। तो फॉरेक्स रिजर्व को हमेशा क्या करना चाहिए? बढ़ा कर रखना चाहिए ना। तो बढ़ा के कब रख सकते हो? जब डॉलर में पैसा मिलेगा, डॉलर लोग यहाँ पे आके खर्चा करेंगे,
टूरिस्ट लोग आएंगे तभी तो ना। तो ये हम लोगों को बहुत सारी चीज फायदा है अगर हम लोग ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कराते तो, ठीक है। देखो हाँ कुछ पूछ रहे हैं? तो ओलंपिक 2026 में होगा, तो उसके लिए हम लोग अभी वेट करेंगे और फिर हो सकता है हम लोग ओलंपिक में और भी अच्छा करें, क्योंकि अभी हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पा रहे बाकी कंट्री जितना अच्छे कर रहे हैं, जैसे चाइना, यूएस है, ठीक है, जापान जितना अच्छा कर रहे हैं ओलंपिक में, हम लोग उतना अच्छा कर नहीं पा रहे। तो हो सकता है कि हम लोगों का ये इंस्पिरेशन मिले कि जो नेक्स्ट ओलंपिक आ रहा है, ठीक है, इंडिया होस्ट करने वाले है, ठीक है, उसको फोकस करके हम लोग ओलंपिक में थोड़ा फोकस करें, ताकि हम लोगों का जो एथलीट है, ठीक है, वो गोल्ड मेडल ज़्यादा से ज़्यादा ला पाए, ठीक है। अभी भी तो ला रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना बाकी कंट्री कर रहे हैं। तो उनके साथ अगर कम्पीट करना है, जैसे चाइना के साथ कम्पीट करना है, ठीक है, तो हम लोग बिजनेस में भी कम्पीट करेंगे, स्पोर्ट्स में भी करेंगे, ठीक है, सब में करना है ना, सिर्फ एक ही चीज़ में करेंगे तो कैसा होगा। स्पोर्ट्स में भी तो कम नहीं रहना चाहिए इंडिया को। तो हो सकता है हम लोगों को इंस्पिरेशन मिले, और भी हो सकता है गवर्नमेंट को थोड़ा मतलब अलर्ट हो जाए कि हम लोगों का जो अभी मतलब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को अभी क्या होता है कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते, ठीक है, जितना फंड आता है सही से यूटिलिटी नहीं होता है, कहीं भी खत्म हो जाता है, कौन मतलब बीच में से करप्शन हो जाता है, ठीक है, या एथलीट जो एक्चुअली टैलेंटेड एथलीट्स है उन लोगों को वो जो स्टेट जो मतलब एक चीज़ इन्वायरमेंट चाहिए, एक मतलब ओलंपिक में मेडल लाने के लिए वो चीज़ नहीं मिल रहा है, शायद इसलिए नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ मिलेगा तो फिर कर पाएंगे। तो इसकी वजह से अगर गवर्नमेंट को थोड़ा भी अलर्टनेस आए तो गवर्नमेंट इस चीज़ को नोटिस करेंगे और इस चीज़ को अच्छे करेंगे, ताकि हम लोग नेक्स्ट ओलंपिक में, ठीक है, या जो सामने वाले जो भी ओलंपिक होगा उसमें हम लोग अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारे अमेंडमेंट तो देखा है, ठीक है, बहुत सारे अमेंडमेंट मतलब क्या क्या चीज़ देखे हम लोगों ने, टाइप ऑफ अमेंडमेंट देख लिए, ठीक है, और अमेंडमेंट कैसे कैसे हो सकता है वो भी चीज़ देख लिए, ठीक है। तो हम लोग कुछ इनफॉर्मल अमेंडमेंट देखेंगे। इनफॉर्मल अमेंडमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे होगा ना कि वो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट तो नहीं हुआ लेकिन दूसरी तरीके से हुआ, ठीक है। जैसे अमेंडमेंट होना कोई किसी चीज़ को, गलत चीज़ों को सही करने का तरीका ये नहीं है सिर्फ पार्लियामेंट में डिस्कशंस करके ही किया जाए, दूसरे तरीके भी हो सकता है इसको चेंज करने का। तो हम लोग कुछ देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल, एक केस का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, बेरुवरी केस, ठीक है, ये कब का है, 1960 का है, ठीक है। बेरुवरी क्या है, एक छोटा सा एक जगह है, कहाँ पे है ये, वेस्ट बंगाल में जो जलपाईगुड़ी है ना वहाँ पे, ठीक है। तो 1960 में क्या था, बांग्लादेश में तो नहीं था ना, बांग्लादेश कब बना, बांग्लादेश कब बना, 1971। तो उससे पहले क्या था वो, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर में आता था, ये एक गांव है, ठीक है, बेरुवरी एक गांव है, ये बॉर्डर कहाँ पे आता था, ये पाकिस्तान एंड इंडिया के बॉर्डर में आता था, ठीक है। तो अभी जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान। तो वहाँ पे एक गांव पड़ता है, इस गांव पे लेके मतलब क्या था, जो मतलब डिस्प्यूट थे, बॉर्डर डिस्प्यूट थे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। जैसे जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो मतलब डिवाइडेड किया गया था, वो रेड क्लिफ लाइन में किया गया था ना, जो रेड क्लिफ जो थे उसी को हम लोग मेंटेन करते रहते। लेकिन वो रेड क्लिफ लाइन ना थोड़ा मतलब अजीब था, ठीक है, मतलब इंडिया भी उनको मतलब एक्सेप्ट पूरी तरह से नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान भी पूरी तरह से उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए क्या किया, जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू था और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर, दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट किया, ठीक है, कि जो बेरुबेरी का जो एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया, हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वली डिवाइडेड कर लेते हैं, ताकि झगड़ा करने की कोई मतलब नहीं है बॉर्डर को लेके, ठीक है। तो एक नेहरू नून एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ और जवाहरलाल नेहरू मिलके, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो बेरुवरी का जो एरिया है उनको हम लोग क्या करते हैं, इक्वली डिवाइडेड कर लेते हैं, झगड़ा खत्म। जैसे होता है ना गांव में कि किसी दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो आधा आधा करके खत्म कर दो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी ऐसा ही चीज कुछ हुआ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आया, तो ये एरिया कहाँ पे पड़ता था, वेस्ट बंगाल में पड़ता है ना। तो वेस्ट बंगाल का जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, ये वो एरिया देना नहीं चाह रहा था। मतलब देखो, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाके मतलब एग्रीमेंट कर लिए पाकिस्तान से, क्या कि तुम आधा आधा ले लो,
लेकिन ये देना नहीं चाह रहा है। जैसे कैसे हो रहा है, जैसे तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे मतलब गेम है, ठीक है, तुम्हारे पास, अब तुम्हारा पापा जाके, ठीक है, पास के जो रिलेटिव है, ठीक है, उसके घर में जाके मतलब बता के आ गए जो मेरा जो मतलब बेटा है या बेटी है, उनसे ये 2-4 खेल मतलब जो गेम्स है वो लेके चले जाना है, लेकिन आपको वो नहीं देना है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका पापा के बात रहेंगे या आपका बात रहेंगे, ठीक है, ये तो बड़ा दिक्कत वाला हो गया ना। यही है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर बता के आ गया कि नहीं चलो तुम आधा आधा कर लो, लेकिन यहाँ पे वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है वो बोल रहे नहीं देना है हमको, ये मेरा भी तो एरिया है ना, वो मतलब आप ऐसे कैसे मतलब बोल सकते हैं कि हाँ चलो आधा आधा करके दे दो, मुझे भी पूछना चाहिए ना एग्रीमेंट करने से पहले। तो ये थोड़ा बवाल हो गया है चीज को लेके। इनका लॉजिक क्या था, ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, कि जो इंडिया का जो एरिया है, ठीक है, हम लोगों का इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, ठीक है, तो ये जो चीज है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो चीज है, ठीक है, ये पार्लियामेंट इनको चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो एक सॉवरेन कंट्री का तुम ऐसे किसी को मतलब कैसे अपने जगह दे सकते हो, ठीक है, ऐसे नहीं दे सकते हो ना। हम लोगों का जो टेरिटरी के बारे में जो आर्टिकल ऑन 3 and C में जो चीज मतलब दिया हुआ है कि किसी भी न्यू टेरिटरी को मतलब कैसे ये करना है, ठीक है, मतलब लेना है, वो चीज प्रोसेस दिया हुआ है, लेकिन इसको देना कैसे ये चीज दिया नहीं हुआ है। तो बोल रहे कि ये तो पार्लियामेंट में कहीं भी लिखा नहीं है तुम किसी को दे सकते हो। और दूसरा चीज है पार्लियामेंट्री मतलब डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है, तो तुम कैसे किसी को ऐसे दे सकते हो, ऐसे नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज लेके बवाल हुआ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चले गए, वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट एंड जो यूनियन जो गवर्नमेंट है। तो ये वाला लास्ट में क्या बताया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे होता है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होता है, मतलब जो भी दिक्कत आएगा कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी स्टेट के बीच में या सेंटर के बीच में जो भी दिक्कत आएगा सुप्रीम कोर्ट में जाके, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है ना दादू जैसा, ठीक है, मतलब किसी के दोनों का किसी का भी प्रॉब्लम हो तो चले जाएंगे किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया जो प्रीएम्बल जो है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, तो आप प्रीएम्बल का लॉजिक दे ही नहीं सकते हो, ठीक है। उन्होंने सिंपल आंसर बता दिया, ठीक है। क्या बताया उन्होंने कि जो आप बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक, जैसे ये सब वर्ड कहाँ लिखा है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेनिटी कहाँ पे लिखा है, प्रीएम्बल में लिखा है ना। तो वो बोल रहे हैं जो प्रीएम्बल है वो तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन से हम लोगों ने प्रीएम्बल बनाया था, कल डिस्कस किए थे ना, जो नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन से वहां से प्रीएम्बल बनाए थे। तो प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, तो तुम प्रीएम्बल का क्या लॉजिक दे रहे हो, तो वो केस चला गया ऐसे ही, ठीक है, मतलब उनको मतलब नहीं हुआ ये चीज। तो यहां से क्या चीज डेवलपमेंट हुआ, ये चीज तो एक केसेस हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या चीज डेवलपमेंट हुआ ये चीज, मतलब इसको फिर बाद में जो सुप्रीम कोर्ट और भी एक केस आया बड़ा केस, उसके बाद इसको फिर रिवाइव कर दिया, ठीक है, इसी जजमेंट को। तो वो रिवाइवमेंट हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज उन्होंने रिवाइव किया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट हम लोगों को केस देखने को मिलता है, ठीक है, केस स्टडीज हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, केशवनंद भारती केस। ये कब हुआ था, 1973। तब इंडिया एंड जो बांग्लादेश है वो बन गया था ना, ठीक है। तब 73 में 71 में पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश बन चुका था। तो ये केशवनंद भारती केस मतलब क्या है, मतलब थोड़ा हम लोग देखते हैं। जो केशवनंद है भारती है ना, केशवनंद भारती, ये क्या है, एक पंडित थे, ठीक है, एक मठ का एक पंडित थे, और एक रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है उनको रन कर रहे थे। कहाँ का है, केरला का, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने जब पार्लियामेंट के 9th शेड्यूल पढ़ रहे थे, ठीक है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम लोग 9th शेड्यूल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे क्या लैंड रिफॉर्म किए थे ना जवाहरलाल नेहरू, जो सोशलिस्ट अप्रोच को मतलब करने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए किए थे ना लैंड रिफॉर्म, कि ज्यादा जमीन जिसके पास होगा वो गवर्नमेंट सीज कर लेंगे, गवर्नमेंट के पास चला आएगा, या जिसके पास जमीन नहीं है उनको गवर्नमेंट फिर प्रोवाइड कर देंगे, ये था ना। तो ये चीज जब इम्प्लीमेंट किया गया लैंड रिफॉर्म केरला में, ठीक है, तो जो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जो केशवनंद भारती मतलब जिस इंस्टीट्यूशंस का जो पंडित थे, उनके पास बहुत सारे जमीन थे, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास उसके नाम पे बहुत सारे जमीन थे, ठीक है, उनके पास उनके, तो वो भी जमीन तो चला जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो उन्होंने जाके केस कर दिया, कहां पे, केरला हाई कोर्ट में, कि हम लोग किस बेसिस में केस किया,
पहला चीज हम लोगों को जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, इसके चीजों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, है ना। मतलब कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं, अपना जो रिलीजियस अफेयर्स है वो खुद मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट है ये, ठीक है। आर्टिकल 25 में दिया हुआ है कि अगर हम लोग कोई भी रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस भी कर सकते, प्रोपागेट भी कर सकते हैं, आर्टिकल 25 में दिया हुआ है, ठीक है। सबके पास राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। हम लोगों का क्या, कोई भी प्रॉपर्टी का मतलब एक्वायर करना हम लोगों का फ्रीडम है, आर्टिकल 19(1)(f) में दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 30(1) में हम लोगों का कोई भी मतलब प्रॉपर्टी कंपलसरी हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। तो ये सब चीज क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट ब्रेक हो रहा है ना, ऐसे लैंड रिफॉर्म कर रहे हो तो उन्होंने जाके सब लोग तो केस नहीं किए, सब लोग क्या किए, सब लोग अपना डिवाइडेड करके दे दिए, लेकिन वो तो चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास, जे गवर्नमेंट मेरा सब चीज ले रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बहुत अच्छे से मतलब बहुत दिन तक चला ये केस, ठीक है, 2-3 महीना तक ये केस चला, ठीक है। मतलब अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री में देखें, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद, तो सबसे अगर कोई मतलब स्पेशल केस हुआ है ना, तो यही केस है, केशव नंदी भारती केस। अगर आपको बताना है कि मतलब कोई भी केस स्टडीज अगर करना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, तो कौन सा ऐसा केस एक मतलब लोगे जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, तो वो है केशव नंदी भारती केस, ठीक है। इनके बारे में जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना और भी समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये चीज़ क्या है। मैं सिर्फ नॉर्मली ऐसे बता रहा हूँ कि एक्चुअली इनका फैक्ट क्या था, हुआ क्या था, इसके वजह से क्या चीज़ अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, वो भी चीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये केस बहुत सारे, ये सबसे बड़ा आज तक का सबसे बड़ा बेंच था, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच होता है ना, तो 13 बेंच का ये जज थे, ठीक है। मतलब 13 जज मिलके इसका, 1-2 नहीं, ठीक है, 13 जज मिलके इनका जो केसेस है उनको पूरा स्टडीज किए थे एंड सब चीज मिला के जजमेंट बना था। इसके बाद क्या जजमेंट आया, बहुत सारे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिगर है वो चेंज हो गया इसके जजमेंट के बाद। पहले हम लोगों ने क्या किए, पहले देखे थे कि बेरूवेरी केस में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ये केस में उसको रिवाइव कर दिया, ठीक है। जो मैंने वो पिछले जो 10-12 साल पहले बताया था ना कि वो गलत है, ठीक है। अभी क्या होगा, प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंट्री, ठीक है, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया। पहले वो चीज सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं था, लेकिन 1973 में ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। और चीज यहाँ से क्या आया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग डॉक्ट्रिन का कंसेप्ट आया यहाँ से। पहले ये डॉक्ट्रिन था नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन था ये था नहीं, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि मतलब सुप्रीम अमेंडमेंट करके कोई भी चीज चेंज कर सकते थे, लेकिन उसी टाइम उस केस के बाद ऐसा चीज आया कि नहीं, पार्लियामेंट भी सब चीज को चेंज नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट के पास भी सब कुछ चेंज करने का पावर नहीं होता है। तो यहाँ से किस चीज, कौन सा कंसेप्ट का मतलब आया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चीज कौन सा केसेस का जजमेंट से आया था, 1973 जो केशव नंदी भारती केस है वहां से आया था। यहाँ से क्या हो गया, पार्लियामेंट का जो पावर है वो लिमिटेड कर दिया ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट करने का पावर। जैसे जो होता है ना, अगर पार्लियामेंट चाहे, जैसे अगर मोदी अभी चाहे कि वो 10 साल तक खुद ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, या 50 मतलब वो जब तक जिंदा है तब तक वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे चेंज कर दिए तो कर सकते हैं ना, स्पेशल मेजोरिटी कर लिए, हो गया ना, चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, बताओ क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते हो। जैसे इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तुम कैसे चेंज कर दोगे कि नहीं और इलेक्शन ही नहीं होगा, मैं ही प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं ना मोदी आके कि चलो सुप्रीम कोर्ट वर्ड कुछ नहीं होगा, जो डिसीजन होगा मैं करूंगा, किसको क्या करना है क्या नहीं करना, हटा देते थे सुप्रीम कोर्ट को, या सुप्रीम कोर्ट रहेगा लेकिन वो मतलब उनका पावर कम कर देंगे, ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका कंसेप्ट कहां से आया, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया 1973 जो केशव नंदी भारती केस है वहां से, मतलब वो केस हम लोगों को सामने आया। लेकिन ये हम लोग
ये और दूसरे कंट्री से हम लोग ये चीज मतलब इंस्पायर हुए, कौन सा, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग इंस्पायर हुए ये चीज को लेके। जैसे क्या होता है ना, हिटलर, हिटलर नाम सुना है ना, क्या था वो, तानाशाही था ना, बहुत बड़ा, ठीक है, क्या कर रहे थे, पूरा दुनिया में राज करना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके करके सब चीज चेंज कर दिए थे और फिर खुद तानाशाह बन गए थे। तो ऐसे अगर मोदी अभी चाहिए तो मोदी सब चेंज कर करके खुद अगर तानाशाह बन जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, हिटलर जैसा। समझ आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो। तो इसीलिए हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन ने पहले अपना लिया था, क्योंकि उन लोगों ने ये चीज भोग चुके थे कि बाद में ऐसा हिटलर ना आ जाए, फिर दूसरा हिटलर बन सकता है ना। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रखा कि सब चीज नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर लगा दिया। उसी चीज हम लोगों ने सीख लिया, कहाँ से, जर्मन से। तो ये चीज कितना सारा इंपॉर्टेंट चीज हो गया ना कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने, जो मेन चीज है, यही मेन चीज है ना। अगर कोई भी आके, जैसे अभी क्या हुआ रहा है, जो पुतिन है, ठीक है, रशिया का, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करके उन्होंने क्या किया कि 2035 तक मैं ही प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, जो मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा। समझे? तो ऐसा इंडिया में भी ना हो जाए, इसके लिए हम लोगों को ये चीज करना पड़ा। चाइना में क्या है, चाइना में प्रेसिडेंट कौन है, जिनपिंग। जिनपिंग ने क्या किया, जिनपिंग ने बोल तो रहे कि हम लोग डेमोक्रेसी है, लेकिन वो लोग सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी है, ठीक है, उन लोगों का पीएलए पार्टी है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, जैसे हम लोगों का इलेक्शन में क्या होता है, कांग्रेस से मतलब कोई भी उम्मीदवार होता है, बीजेपी से होता है, सीपीआईएम से होता है, टीएमसी से होता है, और जनता जिसको वोट देते हैं वो एमपी बनते हैं, और एमपी जिनको वोट करते हैं फिर वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन चाइना में क्या होता है कि दूसरे पार्टी से कोई उम्मीदवार हो ही नहीं सकता है, एक ही पार्टी से ही होगा। दो में जैसे देखो, प्राइम मिनिस्टर, उनका प्रेसिडेंट कौन बनेगा, एक ही पार्टी से दो लोग मतलब उम्मीदवार होंगे, ठीक है, एक एक्स एंड वाई। तो इन दोनों से चुनो कि कौन होगा प्रेसिडेंट। समझे? जैसे अगर मोदी ने बताया कि ठीक है, कांग्रेस कुछ नहीं होगा, सीपीएम टीएमसी कुछ नहीं होगा, एक ही पार्टी रहेगा, वह है बीजेपी, ठीक है, और दो आदमी यहीं से उम्मीदवार होंगे, ठीक है, एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह, इन दोनों से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर चुनो, तो कैसा होगा, ये डेमोक्रेसी होगा, ठीक है। तो चाइना में ऐसा ही चल रहा है कि एक ही पार्टी है, कोई पार्टी हो ही नहीं सकता है, एक ही पार्टी के अंदर दो लोग खड़े होंगे और दोनों में से एक किसी को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चुनो। तो ऐसा इंडिया में ना हो जाए, इसीलिए हम लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है उन लोगों को इसीलिए हम लोगों को वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि कोई भी आके ऐसे मतलब आलतू फालतू चीज़ों को चेंज ना कर सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लैरिटी आ रहा है कंसेप्ट में? हाँ, तो थोड़ा ये करो, ठीक है, एनर्जी ला के आओ, ठीक है, तब आज समझ में आएगा पूरी तरह से। और एक चीज हम लोग अभी देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वजह से इतना सारा दिक्कत आ रहा है कि कोई भी मतलब क्या बन रहा है, तानाशाह बन रहा है, कोई अपना एक ही पार्टी रूल चला रहा है अलग अलग कंट्री। जैसे हम लोगों को सीखेंगे कहाँ से, अलग अलग कंट्री से सीखेंगे ना, कि देश को क्या दिक्कत आ रहा है, क्या कौन सा कंट्री में क्या चल रहा है। जैसे नॉर्थ कोरिया में कौन है, किम जोंग उन है ना, क्या है उसका नाम भी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ, वो एक मोटूस आदमी है ना, तो वो क्या किया है, वो अपने मन मर्जी चला रहा है। तो ऐसे हर जगह में ऐसे अगर होने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो हम लोगों को क्या चाहिए, डेमोक्रेसी को स्टेबल करना चाहिए, डेमोक्रेसी के स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो स्ट्रांग कब बनेगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन सही रहेगा, तभी तो स्ट्रांग बना सकते हैं ना। तो देखो इतना सारा दिक्कत तो हो ही रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वजह से। तो हम लोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या है, ऐसा कर सकते हैं कि हाँ यही है लॉ, इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसा कर सकते हैं ना। जैसे क्या है, सरिया लॉ जो है, जैसे सऊदी अरब का सरिया लॉ है, इस्लामिक जो बहुत सारे कंट्री का सरिया लॉ चलता है, वहां पे चेंज होता है लॉ। वो तो इस्लामिक जो लॉ है या रिलीजियस जो लॉ है वही चल रहा है, उसको चेंज ही नहीं कर रहे हैं।
तो चेंज मतलब करने का क्या जरूरत है, ऐसा भी कर सकते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? हाँ, लोगों के हिसाब से करना पड़ेगा ना। हाँ, लोगों के हिसाब से करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि 2000 साल जो चीज चल रहा था अभी भी वही चीज चलेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता 2000 साल पहले सोसाइटी का जो नीड था वो अलग चीज था, अभी अलग है। सोसाइटी का जो मतलब अभी का जो ट्रेंड है वो अलग है, 100 साल पहले अलग था। तो सोसाइटी चेंज हो रहा है ना, तो सोसाइटी इवोल्यूशन हो रहा है। अगर सोसाइटी इवोल्यूशन हो रहा है तो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन भी इवोल्यूशन होना चाहिए ना, लॉ भी इवोल्यूशन होना चाहिए ना। अगर इनको रिजिड बना देंगे, चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर इररिलेवेंट लॉ बन जाएगा। और इररिलेवेंट लॉ बनेगा तो फिर जनता का दिक्कत बढ़ जाएगा, है ना। ये तो एक मेन चीज है, इसके लिए हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। दूसरा चीज, टेक्नोलॉजी चीज एडवांस बढ़ रहा है ना, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अभी प्राइवेसी के ऊपर अगर लॉ नहीं बनाएंगे तो सबको प्राइवेसी खतरे में आ जाएगा ना। लेकिन 200 साल पहले तो प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इंटरनेट था ही नहीं, कैमरा नहीं था 300-400 साल पहले। तो कैमरा नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, तो फिर प्राइवेसी का खतरा क्या है। तो तब प्राइवेसी लॉ बना नहीं था। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बढ़ा है तो प्राइवेसी लॉ भी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, तो सोसाइटी में जो चीज चेंज हो रहा है उसके हिसाब से लॉ तो चेंज होगा ही। और चीज हम लोग कर सकते हैं कि जैसे ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले हम लोग जैसे हम लोग जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तब क्या बहुत गरीब थे, ठीक है। बहुत सारे जो कास्ट थे वो बहुत ही पीछे थे, एडुकेशनली पीछे थे, फाइनेंशियली पीछे थे, सोसाइटली बहुत सारे पीछे थे। तो उनको हम लोग आगे आने के लिए कुछ रिजर्वेशन दिए थे ना। तो ऐसा तो नहीं कि उनको जिंदगी भर के लिए रिजर्वेशन दे दी। ऐसा भी हो सकता है वो लोग, जैसे किसी को तुम पैसा दे रहा हो, ठीक है, वो गरीब है, ठीक है, उनको पढ़ाई के लिए तुम पैसा दे रहा हो कि तुम पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो मैं तुमको 2000 रुपया महीना तुम्हारा बुक्स खरीदना, जो ट्यूशन फीस है वो मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन वो 2 साल बाद वो एक अच्छा काम करने लगा और फिर वो खुद पैसा कमाने लगा, तब तुम उसको पैसा दोगे? नहीं दोगे ना, कि तुम उनको नहीं दोगे, दूसरे किसी को दोगे, जिसको जरूरत होगा उसको दोगे। तो ये चीज हम लोग जो चेंजेस कर रहे हैं, किसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है, किसी को हम लोग हेल्प कर रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं, तो ये चेंज करना भी जरूरी है ना। ऐसा भी नहीं कि पूरा जिंदगी भर एक ही कास्ट को देते जाओ रिजर्वेशन, जिसको जरूरी है उसको देना है, जिसको जरूरी नहीं है उसको नहीं देना है। जैसे बहुत सारे लोग अभी क्लेम क्या करते हैं कि जो ओबीसी है, ठीक है, अदर्स बैकवर्ड क्लासिक जो कैटेगरी जो कास्ट है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये लोग बहुत ही मतलब अभी आगे बढ़ गए तो इनको रिजर्वेशन करना बंद कर दो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मांग कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी का पहले जरूरत था, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं कि इसको हटा दो, क्योंकि वो लोग अभी एडुकेशनल फाइनेंशियली थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, उनको और रिजर्वेशन या जो भी चीज फायदा देने का अभी कोई मतलब ही नहीं बनता है, जिसको चाहिए उनको दो, ठीक है। तो ऐसा डिबेट होता है कि कब हटाना चाहिए या क्या होना चाहिए, बाद की बात है, लेकिन ऐसा करना चाहिए, टाइम विद टाइम अपडेट करना चाहिए कि किसको कब रिजर्वेशन देना है, कब को किसी को इंपॉर्टेंट देना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है ना कि हम लोगों को कुछ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करना पड़े, देश को अगर सही डायरेक्शन में हम लोगों को भेजना है, ऐसा भी हो सकता है ना। देखो पहले क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, तब इंडस्ट्री में हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है, मशीन में फोकस कर रहे थे। फिर क्या हुआ कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आया तो उसमें फोकस कर रहे थे, ठीक है। फिर अभी एआई आ गया तो फिर एआई में फोकस कर रहे हैं। तो देश का जो एक मूड है, ठीक है, सोसाइटी का एक जो मूड है वो चेंज होता रहा है ना टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम अगर सोसाइटी का मूड चेंज होगा तो फिर हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का एडजस्ट स्ट्रक्चर जो चेंज वो भी करना पड़ेगा ना। तो इसके वजह से हम लोगों को अमेंडमेंट तो करना होगा, ठीक है, मतलब करना चाहिए एक्चुअली, इसलिए हम लोग अमेंडमेंट करने के लिए हम लोग ये चीज रखे। ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट हटा दो, क्या जरूरत है ये चीज, ठीक है। अरे अमेंडमेंट हम लोग करते थे, इसके मतलब क्या प्रॉब्लम क्या होता है, अमेंडमेंट करने से दिक्कत क्या है? पहला तो एक्सेसिव अमेंडमेंट हो जाता है, मतलब अभी बताया जो पुतिन ने अपने हिसाब से लॉ बना दिया, ठीक है। हम लोग इंडिया में भी हुआ था, एक्सेसिव अमेंडमेंट हो गया था ना इंदिरा गांधी के टाइम, पूरा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए थे, ठीक है। प्रेसिडेंट का पावर, सेंट्रल पावर ज्यादा कर दिए थे, स्टेट पावर को कम कर दी थी। तो ऐसा अगर ये प्रॉब्लम थोड़ा होता है, ठीक है, एक्सेसिव अमेंडमेंट हो जाता है, जो चीज मतलब जो पार्टी गवर्नमेंट में रहते, सरकार में रहते, वो अपने हिसाब से मतलब हर चीज को बना देते, ठीक है। और क्या, पावर शिफ्ट कर देते हैं, जैसे सीएम से कुछ पावर लेके पीएम के पास दे दिए, ठीक है।
अगर पीएम ज़्यादा पावरफुल है तो अपना पावर अब खुद के पास रख लेंगे ना, तो ऐसे पावर शिफ्टिंग हो जाता है, ठीक है। और कुछ हम लोगों का जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनको सही से इम्प्लीमेंट मतलब कोई चेंज करने की कोशिश करता है तो फिर थोड़ा बिगड़ जाता है। तो दिक्कत तो है, ठीक है, डेंजर्स तो है अमेंडमेंट करना, लेकिन डेंजर है तो कुछ मतलब करना भी चाहिए, तो दोनों को हम लोग को बैलेंस करने के, इसलिए हम लोगों को जो अमेंडमेंट है थोड़ा मतलब स्पेस हम लोग मतलब इसीलिए हम लोग को पैरामीटर लगाया ना कि मतलब इस सिंपल मेजोरिटी में रखे, स्पेशल मेजोरिटी में रखे, और स्टेट का भी हम लोगों ने रखा कि अगर कोई भी चीज़ चेंज करना है तो स्टेट का भी परमिशन चाहिए होगा, ठीक है। तो एक चीज़ क्या होता है कि अमेंडमेंट के बहुत सारे लोग मतलब जो प्रोसेस है उनको बहुत सारे लोग मतलब बोल रहे हैं कि ये मतलब घटिया प्रोसेस है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं कि जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल में, तो वो चीज़ मतलब सही से दिया नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब उतना क्लैरिटी दिया नहीं हुआ है कि क्या एक्चुअली में है, ठीक है। और कि जो अमेंडमेंट जो प्रोसेस है वो मतलब एक्चुअली पावर जो है वो सेंट्रलाइज पावर मतलब इसके लिए मतलब ये हो जाता है, ठीक है। और क्या है कि इसके लिए और चीज मतलब लोग रिकमेंड क्या करते हैं कि इसके लिए कोई स्पेशल बॉडी होना चाहिए। जैसे अगर अमेंडमेंट कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना देश के लिए, क्योंकि इसके वजह से पूरा देश का पूरा डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो इसके लिए कोई स्पेशल बॉडी होना चाहिए ना, कि सब चीज़ पार्लियामेंट में कर रहे हैं, कोई चीज़ गलत हो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। पार्लियामेंट में तो होगा, लेकिन स्पेशल बॉडी का रिकमेंडेशन भी चाहिए होगा ना। कोई भी चीज़ अगर चेंज कर रहे हो तो फिर उसको एक अच्छे से, जैसे देखो अगर कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हो तो जनता के लिए चेंज कर रहे हो ना, तो जनता का भी तो मतलब परमिशंस लेना चाहिए, जनता से पूछना चाहिए कि ये चीज़ जनता को चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। तो इसके लिए कोई स्पेशल बॉडी होगा जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएगा, पब्लिक से भी इंटरेक्ट करेंगे कि इसको लिए एक्चुअली हम लोगों को ये चीज़ मतलब ज़रूरी है नहीं है। देखो कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं जनता के लिए तो जनता का भी परमिशंस लेना चाहिए ना, जनता से भी पूछना चाहिए ना। तो ऐसा अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांसमेंट हो गया है, तो पोल कराओ, जैसे होता है ना इंटरनेट में, इंस्टाग्राम में पोल होता है, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम फेसबुक में कराओ या यूट्यूब में कराओ, ठीक है, लेकिन एक स्पेशल चीज़ होना चाहिए ना, पोलिंग सिस्टम्स होना चाहिए, ताकि पब्लिक का भी ओपिनियन सामने आए गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेने से पहले। जैसे देखो किसी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो ऐसा तो नहीं कि 5 साल तक भेज दिया है, 5 साल तक वो जो भी गलत जो भी चीज़ करेगा उसी को हम लोग मानते फिरेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। मैंने 5 साल के लिए चुना, लेकिन 1 साल बाद वो बदल गया तो, 6 महीने बाद वो बदल गया तो दिक्कत हो जाएगा ना। तब वो मेरा हिसाब मतलब मेरा जो माइंड सेट है और उनका, मैं जिस वजह से उनको चुना वो चीज़ कर ही नहीं रहा है, तो फिर हम लोगों को भी ओपिनियन थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहिए ना, पब्लिक ओपिनियन भी थोड़ा मतलब अगर करेंगे तो सही होगा। तो ये चीज़ मतलब करना चाहिए, ताकि और भी अच्छे से हम लोग जो डेमोक्रेसी है उसको सही से बना सके और मैच्योर बना सके हम लोगों का डेमोक्रेसी को। और एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जैसे मैंने बताया ना स्पेशल बॉडी, तो ज्वाइंट एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे और फिर स्टेट लेजिस्लेटर जो है उनका भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे। क्योंकि देखो उनका इन्वॉल्वमेंट हम लोग रखते नहीं, कब रखते हैं, जब स्टेट का बात आता है तभी सिर्फ स्टेट को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बाकी सबको इन्वॉल्व करोगे, जैसे देखिए एक चीज़ बोलते हैं ना सब लोग कि सबको मिला के अगर कोई काम करोगे तो सही चीज़ होगा, ठीक है, सबको लेके चलना है ना, सबको साथ लेके चलना है। मोदी क्या बोलते हैं कि सबके साथ सबके विकास बोलते हैं ना, तो सबको साथ में अगर लेकर चलना है तो लेजिस्लेटर का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट भी करना होना चाहिए, ठीक है। उनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ मतलब अगर लेजिस्लेटर मैटर है तभी है, बाकी चीज़ों में थोड़ा करना चाहिए। ओके, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कब इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 में हो गया, उसके बाद 1950 में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया कॉन्स्टिट्यूशंस को। उसके बाद हम लोगों ने अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट कब किया, 1951 में कर दिया, दूसरे साल में। क्या चीज़ चेंज किया, पहला तो हम लोगों ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम बनाया, ठीक है। मतलब इंडिया में बहुत गरीबी थे ना, तो बैकवर्ड क्लासेस को थोड़ा आगे लाने के लिए एक सेम मतलब फील्ड देने के लिए सेम मतलब चीज़ बना, मतलब एक जैसा होता है ना, बहुत कुछ लोग थे बहुत आगे थे, ठीक है, एडुकेशनली बहुत अमीर थे, लेकिन कुछ लोग थे बहुत ही पीछे थे। तो इनको सेम लाइन में लाने के लिए हम लोगों ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम बनाया, ताकि जो बैकवर्ड क्लास है वो एडुकेशनली आगे बढ़े एंड फाइनेंशियली आगे बढ़े। दूसरा और चीज़ हम लोगों ने क्या किया 1951 का अमेंडमेंट में,
प्रॉपर्टी राइट को उनको जो एबोलिश कर दिया, जो जमींदारी राइट था ना, जो जमीन के मतलब जमींदारी के पास बहुत सारे जमीन थे, उनको हम लोगों ने एबोलिश कर दिया। जो जमींदारी और नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि किसी के पास 100 बीघा जमीन है, किसी को घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। तो ये कैसा कंट्री है, ये कैसा देश है, या ये मतलब ये कैसा चीज़ होगा कि इस मतलब ये जस्टिस कैसे हुआ जो उनका मतलब किसी के पास कुछ भी नहीं है और किसी के पास बहुत सारे। तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो इसको सोशलिस्ट अप्रोच को अपनाने के लिए जो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने चीज़ किया। ठीक है, और इसमें और एक चीज़ चेंजेस किए यहाँ पे कि सोशल जस्टिस का लोग बात कर रहे थे। ठीक है, सोशल जस्टिस मतलब जैसे किसी का ज़मीन ले लिया तो वो बोल रहा है कि मेरा ज़मीन ले रहे हो, ये जस्टिस कैसा हुआ। ठीक है, तो उन्होंने भी ये चीज़ चेंज कर दी, ये जस्टिस है, मतलब ये इसमें तुम क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, और उन्होंने जो जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो उन्होंने हटा दिया कि अगर 9th शेड्यूल में हम लोग कुछ रखे थे, मैंने बताया था ना उस टाइम पे कि ये जो प्रॉपर्टी राइट हटाया, इसको कहाँ पे रखे? 9th शेड्यूल में रख दिए और बताया कि 9th शेड्यूल में तुम क्या नहीं कर सकते हो, 9th शेड्यूल में कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते हो, या यहाँ पे जस्टिस नहीं मांग सकते हो। तो जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप था वो 9th शेड्यूल से हटा दिया था। कब किया था? कौन सा अमेंडमेंट में? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 का। ठीक है, देखो हम लोगों का कंट्री कैसे मतलब थोड़ा थोड़ा करके बन रहा है, ये समझ आ रहा है ना कल से कि थोड़ा थोड़ा करके कैसे बन रहा है हम लोगों का कंट्री, और कैसे हम लोग सोशलिस्ट अप्रोच को अपना के हम लोग देश के बारे में या जो जनता है उनका सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भूटान एंड इंडिया का मतलब भूटान एंड चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत दिन से चल रहा है, सुना है उसके बारे में? इंडिया का एंड चाइना का तो चलता ही रहता है बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, चाइना का सबके साथ डिस्प्यूट चलता रहता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा मतलब अलग तरह का लोग है। ठीक है, किसी भी जगह को जाके बोलते हैं ये मेरा जगह है। ठीक है, फिर बहुत दिन बाद लोग भूल जाते हैं कि जगह किसका है। ठीक है, और फिर उसी में उसको हड़प लेता है उस जगह को। जैसे मैं सिंपल से एक बात बताऊं, ठीक है, जैसे तुम्हारा कोई भी एक दोस्त, ठीक है, तुमसे 100 रुपया उधार लिया। ठीक है, फिर बोला कि 1 हफ्ते के अंदर दे दूंगा, अभी पैसा का दिक्कत है। ठीक है, मुझे 100 रुपया उधार दे दो। अब वो करता क्या है कि तुम्हें 1 हफ्ते बाद आके बोलते हैं कि मैं मतलब तुम मेरे से 100 रुपया लिए थे, तुम मुझे 100 रुपया दो। तो तुम क्या बोलोगे कि मैंने कहाँ पैसा लिया है तुमसे, तुम लिए थे पैसा मेरे से। ठीक है, तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, फिर दोबारा आएगा। और रोज आप रोज जब भी मतलब मिलेंगे कि बोलेंगे कि तुम मुझे पैसा दो, मतलब ठीक है, कि तुम मुझे पैसा दो। तो फिर बहुत दिन बाद मतलब 1-2 साल बाद तुम क्या होगा कि तुम बोलोगे, मतलब तुम क्या मतलब तुम्हें जब वो बोलने आएगा, जब भी मतलब तुम लोग मतलब मीट करोगे कहीं भी, तुमसे पैसा मांगेगा वो, तो तुम जो 100 रुपये उसे दिए थे वो तुम भूल चुके होंगे कि मैं दिया था उसे 100 रुपये। तुम उस झगड़े में फंस गए कि मैं तुमसे पैसा नहीं लिया था। ठीक है, तो चाइना क्या तो चाइना करता क्या है कि जैसे भूटान में आके ये जो पैंगडोंगा है, ठीक है, डोकलाम, इसको जाके बोले कि ये मेरा जगह है। ठीक है, तो फिर झगड़ा चल रहा था भूटान के साथ, कब से? 1950 से चल रहा है। ठीक है, और फिर दूसरे बार आएगा, दूसरे बार अगर आके बोलेंगे कि ये जगह मेरा है। ठीक है, फिर बाद में आगे जाएगा जो बेउल जगह है ये भी मेरा है। ठीक है, ठीक है, फिर बाद में आएगा जो संगतेंग जो जगह है ये भी मेरा है। ऐसे करके वो अपना क्लेम करते जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, तो वो थोड़ा थोड़ा करके क्लेम करेगा, फिर झगड़ा चलेगा, फिर उसमें क्या करेगा कि चलो आधा आधा कर लेते हैं। ठीक है, जो ठीक है तुम आधा पैसा दे दो, आधा जैसे बोलेंगे कि ठीक है 50 रुपया दे दो, ठीक है, झगड़ा खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो देखो तुम्हारे 100 रुपया भी ले लिया और बाद में 50 रुपये भी ले लिया। तो ऐसे चाइना करता है, किसके साथ? बाकी जितने सारे आसपास के कंट्री है सबके साथ ऐसे करते हैं। तो अभी जाके वो थोड़ा एग्रीमेंट हो गया। क्या एग्रीमेंट हो गया? स्वैप एग्रीमेंट हो गया, मतलब कुछ एरिया तुम ले लो, कुछ एरिया हम ले लेंगे। ठीक है, वही वाला जो मैंने अभी बताया। ठीक है, और ये चीज भूटान ने मतलब एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि देखो भूटान छोटा कंट्री है। ठीक है, लड़ भी नहीं सकते। ठीक है, तो चलो
हाँ तो वो हमेशा छोटे कंट्री से मतलब जाके लड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे छोटे छोटे कंट्री की। जैसे हम लोगों के पास कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, हरामी लोग, कि मतलब उनके वीक लोगों से जाके, हाँ वीक लोगों से जाके, हाँ वीक लोगों से जाके फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, है ना। हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना। पाकिस्तान तो छोटा मोटा है, ठीक है, उसको तो ऐसे एक स्टेट नहीं बांट लेंगे, ठीक है, तो वो है नहीं, ठीक है। एक्चुअल जो मेन दुश्मन है वो तो कौन है? चाइना। तो चाइना ऐसा करता है कि उनके पास वो मौका का फायदा उठाता है, ठीक है। तो इंडिया का क्या दिक्कत है यहाँ पे, इंडिया का क्या रिलेवेंट है, ठीक है। अगर भूटान के साथ चल रहा है तो जैसे मैंने क्या बताया था, पड़ोसी का घर जलाएगा तो थोड़ा थोड़ा जो आग का जो क्या उल्का होगा वो तुम्हारे घर में भी तो आएगा ना। तो भूटान में अगर चाइना का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आएगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट में क्या आएगा, यहाँ पे देखो एक क्या जगह है, ठीक है, संगटेंग, ये जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट को, ये जो संगटेन एरिया है, अगर ये चाइना के पास चला जाता है तो देखो ये एरिया, हाँ तो ये है संगटेन पार्ट, यहाँ पे समझो, ठीक है, भूटान का, ठीक है। इस ये संगटेन पार्ट और एक है डोकलाम पार्ट। तो देखो डोकलाम अगर हाँ देखो डोकलाम अगर चाइना के पास चला जाता है तो क्या होगा, चाइना इधर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, हम लोग का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हाँ तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ पे है। तो इसको अगर एक मिसाल भर के इसको जो कॉरिडोर है इसको अगर हटा दिया तो ईस्टर्न जो सेवन सिस्टर हम लोग का स्टेट है वो इंडिया से अलग हो जाएगा ना। तो और के टाइम में अगर ऐसे कर दिए तो क्या यहाँ पे जो लोग आर्मी लड़ेंगे उनको हम लोग कैसे जो नॉमिनेशन से या जो भी खाना वाना है कैसे पहुंचाएंगे। जैसे ये रास्ता है, ठीक है, जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से ब्रिज को पुल को उड़ा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये हम लोगों का क्या है, बॉटल नेक जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बॉटल नेक को काट देगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। सोल्यूशन क्या कर सकते हैं हम लोगों के पास तो कुछ है नहीं ना। वो तो भूटान का एंड चाइना का मैटर है। तो भूटान अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन इंडिया का और एक चीज़ क्या है, जो संगटेन जो एरिया है वो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है, और अरुणाचल का बॉर्डर है ना, तो चाइना यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे तो अरुणाचल को खुद क्लेम करते ही रहा है, इंडिया में ऐसे ही चीज़ कर रहा है कि अरुणाचल का ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है, ऐसे करता जा रहा है जैसे भूटान में कर रहे हैं। तो फिर इधर आएगा, फिर इधर आके दिक्कत करेगा अरुणाचल बॉर्डर के पास आके, ठीक है। तो वो हर तरह के से सिर्फ मतलब इधर से मतलब ये निकालता है और घुसने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इंडिया का थोड़ा कंसर्न है इसके बारे में। तो इंडिया हम लोगों का हाथ में कुछ है नहीं, जो भी जितना भी डिप्लोमेटिक करना है उतना कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, भूटान से बात करके। लेकिन चाइना तो बात सुनता नहीं है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, वो 1976 में। तब कौन थे प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। उन्होंने एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था पूरा, ठीक है, मतलब इतना सारा चीजें चेंज कर दिए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, जो प्रियम्बल है वहाँ पे क्या क्या चीज़ जोड़ दिए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये सब मतलब चीज़ जोड़े थे। पहले चीज़ था नहीं। और चीज़ क्या की थी उन्होंने, फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट लेके आए थे, ठीक है। किस लिए लाए थे, जैसे होता ना कि जैसे फंडामेंटल राइट है, ठीक है, क्या वो सिटीजन को प्रोवाइड करते हैं सेंटर, तो सिटीजन के लिए भी तो कुछ करना है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटी ये क्या है, डेमोक्रेटिक बैलेंस बनाने के लिए। और बहुत सारे न्यू डीपीएसपी भी लेके आए थे, ठीक है। और जो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उनका जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ ऐसे मतलब रद्द कर दी, मतलब ऐसा बहुत सारी चीज़ चेंज कर दी थी कि उनके वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू भी नहीं, मतलब बिना करके भी वो चीज़ कर सकता है। तो
हाँ बताओ। भूटान की जो लैंड डिस्प्यूट है, हाँ हाँ, तो इंडिया भूटान के साथ बात करके कुछ सॉल्यूशन। तो इंडिया के भूटान के साथ बात करेंगे तो क्या होगा, मतलब इंडिया क्या बोलेंगे, मतलब बताओ कि क्या बोलने से बात सुलझ जाएगा। जैसे क्या बोलेंगे कि तुम उसे मत दो, तो वो सुनेगा क्योंकि उसको तो मार रहा है हो या उसको दिक्कत कर रहा है। जैसे पड़ोसी, देखो पड़ोसी को तुम कैसे मनाओगे कि उसके साथ ना जाओ, ठीक है, कुछ फायदा वायदा देना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, सोच सकते हो। भूटान के साथ डिप्लोमेटिक बात करके वो चीज़ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि वो जो चीज़ है, ठीक है, उसकी वजह से अगर हम लोग भूटान के और भी चीज़ कुछ फ़ायदा दे सकते हैं, ठीक है, मतलब भूटान जैसे छोटे कंट्री है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कुछ अगर हम लोग उनको दे सकते हैं या उनको सिक्योरिटी कुछ दे सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन भूटान क्या है उतना वो इसमें नहीं मानता है, मतलब वो मतलब वार उतना नहीं चाहते कि क्या पंगा लेना है चाइना से या इंडिया से, तो हम लोग छोटे आदमी हैं, ठीक है, आराम से रहते हैं, तो हाँ, तो इसलिए वो लोग उतना झगड़ा वगड़ा चाहते नहीं है। तो फिर लेके चलो तुम्हें आधा लेके अगर तुम्हें शांति मिले तो ले ही लो, ऐसे होता है ना। और क्या किए थे जो 72 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जो 5 सब्जेक्ट जो थे, ठीक है, मतलब जो स्टेट का सब्जेक्ट था उसको कंकरेंट लिस्ट में भेज दिए थे। कंकरेंट लिस्ट मतलब जहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट का मतलब दोनों का पावर होता है लॉ बनाने का, ठीक है। कौन सा एडुकेशन को, ठीक है, एडुकेशन क्या था, पहले स्टेट के पास था, अभी किसके पास है, दोनों के पास है ना। हाँ, जैसे यूनिवर्सिटी रन कौन कराता है, सेंट्रल भी कराते हैं, गवर्नमेंट भी कराते हैं ना। जो स्कूलिंग है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड भी है, तो दोनों के पास होता है। वो कॉन्करेंट लिस्ट में बाद में कर दिए थे। फॉरेस्ट को भी कर दिए थे, ठीक है, फॉरेस्ट स्टेट का भी होता है और सेंट्रल का भी पावर होता है, ठीक है। और वेट एंड मेजरमेंट का जो डिपार्टमेंट चीज़ है वो भी चीज़ कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिए। प्रोटेक्शन एंड ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स का जो है वो भी कर दिए। और एडमिनिस्ट्रेशन जो जस्टिस है वो भी स्टेट लिस्ट से जाके कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिए। और जो इमरजेंसी प्रोविजंस था उनको थोड़ा इजी बना दिया, मतलब जैसे होता ना इमरजेंसी हुआ था ना 1975 में, 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी हुआ था ना, तो वो इमरजेंसी को फुलफिल मतलब उसको मतलब सही बनाने के लिए, मतलब वहाँ पे बहुत सारे दिक्कत हुआ था, ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी हुआ था ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए ये चीज़ किया गया था। इमरजेंसी आज तक कितना बार हुआ है इंडिया में, 3 बार। कब कब हुआ है, 3 बार हुआ है। एक बार 1962 जब चाइना के साथ और हुआ, ठीक है। दूसरी बार कब हुआ, 1971 जब पाकिस्तान के साथ और हुआ, जब बांग्लादेश बना, ठीक है। और थर्ड टाइम कब हुआ, 1975 जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ, किसको लेके, खालिस्तान को लेके, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, बहुत दिन तक चले थे, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को क्या कर दिए थे, जेल में रख दिए थे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस उस टाइम पे हो गया था, ठीक है। उसके बाद तो इंदिरा गांधी का फिर एसेसिनेशन भी हो गया। और इम्पोर्टेंट जो चेंजेस हुआ था वो कब हुआ था, उसके बाद साल, कब, 1977। इंदिरा गांधी कहाँ से थे, कांग्रेस में थे, ठीक, कांग्रेस से, ठीक है। इंदिरा गांधी 77, वो मतलब उस 1977 में क्या हुआ, ये इलेक्शंस हुआ ना, इलेक्शंस हो के पार्टी किसका बना, जनता पार्टी का बना ना, जनता पार्टी का ये बना। जनता मतलब जनता पार्टी जो बीजेपी अभी है ना, भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब क्या समझो, इसका दादा समझ लो, दादा परदादा, ठीक है, उसी में से आया है, ठीक है, सब लोग, ठीक है। उस टाइम पे कौन थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी इसी पार्टी में थे, ठीक है, तो लोग बाद में जाके फिर बीजेपी बनाया, ठीक है। तो उस टाइम पे 44th अमेंडमेंट में क्या किए थे, बहुत दिक्कत किए थे जो बाकी जनता पार्टी थे या बाकी सीपीआईएम थे, सब पार्टी को, कांग्रेस ने, तो उन्होंने फिर बदला लिया जब पावर में आ गए थे। तो
तो अभी जैसे इंडिया अलायंस बना है ना, सब पार्टी मिला के बना है ना, सुने हो? नहीं, क्या बोले? इंडिया एक अलायंस बना है ना, सब पार्टी मिला के बीजेपी के अगेंस्ट लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव का 2024 का। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सीपीएम, ठीक है, जेडीयू जो बिहार का है, जितना भी ठीक है, है जितना सारा मतलब बीजेपी के खिलाफ जितने सारे पार्टी है सबको मिला के एक अलायंस बना है, उसका नाम दिया है क्या? इंडिया। ठीक है, इसी को लेके तो क्या बना, भारत नाम को चेंज करने का बाद हुआ, ठीक है, भारत। ठीक है, क्योंकि वो लोगों ने इंडिया बना दिया तो मोदी बोल रहे कि चलो नाम ही हटाए देते हैं, इंडिया से भारत बना देते हैं। ठीक है, तो एक ये सेम चीज कब हुआ था? एक 1975 में हुआ था, जब कौन बहुत पावरफुल था? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ जीतने के लिए जितने सारे पार्टी थे, जनता पार्टी, सीपीआईएम, ठीक है, जो भी जितने सारे छोटे मोटे मतलब पार्टी थे, सब मिला के एक अलायंस बनाया था और फिर इंदिरा गांधी को हराया था, क्योंकि इंदिरा गांधी बहुत ही पावरफुल थे ना उस टाइम पे, सब मतलब एमपी, ज्यादातर एमपी उनके ही थे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइम मोदी अभी बहुत पावरफुल है ना, तो उनको हराने की कोशिश कर रहे सब लोग ऐसे मिलके। देखते हैं क्या होता है 1924 के इलेक्शंस, सॉरी 2024 के इलेक्शंस क्या होता है, कि फिर जो जैसे इंदिरा गांधी को हराए थे सब मिलके, अभी मोदी को हरा पाते या नहीं। तो इन लोगों ने देखो, इन लोगों ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने इतना सारा चीज चेंज कर दिए थे, तो इन लोगों ने पहला तो काम किया कि जितना सारा चीज प्रॉब्लमेटिक चीज है उनको रिस्टोर कर दिया, जितना सारा चीज हटाए थे उन्होंने फिर आके बदली कर दिए। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी राइट है, ठीक है, वो क्या था, फंडामेंटल राइट था, उसको हटा के कहाँ कर दिए, क्या कर दिए, उसको एक लीगल राइट बना दिए सिर्फ। और क्या किया इन्होंने, जो जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव पावर का जो उन्होंने बैलेंस हटा दिया था, प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दे दी थी, प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर कर दिए थे, सब चीज उलट पलट कर दिए थे ना, तो उनको पूरा बैलेंस कर दिया, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर जो सिस्टम है उनको बैलेंस कर दिया। जैसे उन्होंने जो इलेक्शन है उनको पॉज कर दिया था, ठीक है, ये सब चीज उन्होंने किया, तो फिर वो चीज उन लोगों ने सब चीज को फिर रिवाइव कर दिया, जनता पार्टी जब 1977 में फिर अपना सरकार बनाया तब। और उन्होंने क्या किया, जो फ्रीडम जो है, जैसे उस टाइम में क्या है, बहुत सारे हम लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लिबर्टी के ऊपर मतलब ये दे दिए थे ना, मतलब प्रोडक्शंस लगा दिए थे इमरजेंसी के टाइम, मतलब तो उसको थोड़ा और भी समझा कि हाँ इमरजेंसी के टाइम अगर गवर्नमेंट चाहे तो जनता को परेशान कर सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा प्रोटेक्शन दिया, जो फ्रीडम एंड जो लिबर्टी है इनको मतलब और भी पावर दिया, ताकि मतलब ऐसे कोई भी चीज़ों के लिए ऐसा नहीं कि चलो और तुम मतलब प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, या मेरे खिलाफ बोल नहीं सकते हो, या तुम पार्टी नहीं बना सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो इमरजेंसी में जो दिक्कत सब लोग सहे, जितने सारे पार्टी, ठीक है, बीजेपी तो अपोजिशन पार्टी थे ना, बीजेपी तो नहीं, जनता पार्टी उस टाइम पे थे, तो उन्होंने फिर वो चीज़ सब चीज़ चेंज कर दी है। ठीक है, और जो मिसयूज किए थे जो इमरजेंसी का प्रोविजंस, ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी ने बहुत सारी चीज़ मिसयूज किए, तो उनको क्या किए, थोड़ा सेफ मतलब और भी सेफ चीज़ को बनाया, मतलब बनाए, ताकि जो फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो तो फिर ऐसा मिसयूज करके सबको, जैसे होता था ना कि कोई भी जितने सारे बड़े बड़े नेता थे उस टाइम पे, सबको कहाँ पे डाल दिए थे, जेल में डाल दिए थे। ठीक है, तो फिर सब लोगों का क्या चला गया, फ्रीडम चला गया, तो मतलब लगभग तानाशाह जैसा बन गया था उस टाइम का सिचुएशन, मतलब तो वो सब दिक्कत को फिर रिवाइव किया इन लोगों ने, जब आके सरकार बनाया तो फिर उन लोगों ने रिवाइव किया। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? जैसे कोई भी एक नेता टीएमसी से, ठीक है, एमएलए बना, ठीक है, और एमएलए बनने के बाद वो बोला कि मैं टीएमसी छोड़ रहा हूँ, कांग्रेस में ज्वाइन कर रहा हूँ, तो चलेगा ऐसा? या टीएमसी से एमपी बना और फिर छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो क्या होगा, क्या होगा, उनका जो वो रह पाएगा एमपी या नहीं रह पाएगा, क्या होगा, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे थे, फिर पता चला कि नहीं, ये तो बहुत दिक्कत वाला प्रॉब्लम है, मतलब पार्टी इतना मेहनत करके उसको इलेक्शंस लड़ा रहे हैं,
ठीक है, उसको पैसा खर्च करके, उनको पॉपुलैरिटी दे के, उनको प्लानिंग दे के, और फिर जीतने के बाद ऐसे दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लोगे तो कैसे चलेगा? ये तो क्या होगा, धोखा हो गया ना। और उसके बाद ठीक है, जो ऐसे वो चीज़ हम लोग डिफेक्शंस लॉ लाए कि अगर कोई ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है, मतलब अपने पार्टी को चेंज कर देते हैं, तो अब उनका जो क्वालिफिकेशन है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पार्लियामेंट से। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने और एक अमेंडमेंट किया, ठीक है, 2000 में, वहाँ पे हम लोग एक एंटी डिफेक्शंस लॉ लेके आए। यहाँ पे क्या लेके आए कि देखो हर चीज़ में नहीं होगा, जैसे ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे टीएमसी है, ठीक है, टीएमसी से जैसे अगर एग्जांपल पकड़ लो, ठीक है, जो 20 मेंबर, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए, ठीक है, तो अगर ऐसा हो सकता है कि टीएमसी मतलब तोड़ के 2 पार्टी बन गया, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि इसमें से कुछ मेंबर, मतलब 8 मेंबर यहाँ पे आ गए, 12 मेंबर यहाँ पे रह गए, हो सकता है ना ऐसा, पार्टी तोड़ के बहुत सारे पार्टी ऐसे तोड़ के बन सकते हैं ना। तो ये भी तो पार्टी चेंज करना ही हुआ ना। तो यहाँ पे की मेंबरशिप जाएगा या नहीं जाएगा? यहाँ पे नहीं जाएगा मेंबरशिप। इसे बोलते हैं हम लोग एंटी डिफेक्शंस लॉ, मतलब हर चीज में नहीं जाता। अगर पार्टी क्या होता है, स्प्लिट होता है, तब अगर पार्टी स्प्लिट होता है और फिर तुम दूसरे पार्टी में, किसी भी पार्टी में रहते हो, तो वहाँ पे तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं आता। मतलब मेन पार्टी छोड़ के अगर कोई नया पार्टी बन रहा है, जैसे कांग्रेस से क्या बना था, तोड़ के टीएमसी बना था ना। टीएमसी अकेला, मतलब नया पार्टी शुरू थोड़ी हुआ था, कांग्रेस में ही था, फिर कांग्रेस में तोड़ के टीएमसी बना दिया, इसलिए तृणमूल कांग्रेस। तो टीएमसी में तो कांग्रेस है ही ऑलरेडी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पार्टी अगर स्प्लिट होता है, तो स्प्लिट की वजह से वो जो मतलब क्या, अगर तुम अलग पार्टी में जाते हो तो उसमें तुम्हारा मेंबरशिप नहीं जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ ना बोलो। और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कब हुआ था? जो 73rd अमेंडमेंट है, ठीक है, ऑन 74th अमेंडमेंट जो है, ठीक है, ये किस चीज का अमेंडमेंट था? पंचायत राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। मतलब जो गांधी जी का एक सपना था ना, ग्राम स्वराज, ठीक है, जो गांव को पावर देना, लोकल को पावर देना, तो हम लोगों ने क्या लेके आया, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस लेके आए, ठीक है। कहाँ पे? गांव के लिए, और शहर के लिए हम लोगों ने म्युनिसिपैलिटी लेके आए। इसका मकसद क्या था? पावर को ट्रांसफर करना लोकल एरिया में। जैसे अगर देखो गांव में, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट कैसे डिसाइड करेगा? या जैसे हम कोई भी गांव है, जैसे एक छोटा गांव, ठीक है, तो वहां से अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टेट लेजिस्लेटर या पार्लियामेंट जाते नहीं, कहीं पे रोड खराब है, किसी को अपना नल बिठाना है, ठीक है, कहाँ पे मतलब वो जो रोड थोड़ा खराब हो गया है, ब्रिज टूट गया है, तो ये सब चीज़ मतलब छोटा छोटा जो चीज़ है, ये पार्लियामेंट तक मतलब पहुँचते नहीं है, तो वो चीज़ सॉल्व कैसे होगा? तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता था ना वो चीज़ को ठीक करने में। जैसे कोई चीज़ मतलब ब्रिज टूट गया तो 2 साल तक ठीक ही नहीं हो रहा है। तभी क्या हुआ कि थोड़ा क्या ग्राम स्वराज के हिसाब से कि जो ग्राम पंचायत है उनको पावर दे दिया गया, उनको फंड दे दिया गया, ताकि वो लोग क्या कर सकते हैं, वो चीज़ अपने गाँव के हिसाब से वो चीज़ चेंज कर सकते हैं, गाँव के नीड के हिसाब से। बहुत सारे जैसे जगह होते हैं, उनका अलग अलग एरिया होता है, अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है ना। जैसे साउथ इंडिया में जाओगे तो पानी का दिक्कत है, नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो पानी का दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे पानी का दिक्कत है तो यहाँ पे ऑर्डर में फोकस करना चाहिए गाँव को। यहाँ पे पानी का दिक्कत नहीं है तो दूसरी चीज में फोकस करेगा। तो एक ही लॉ तो बना नहीं सकते हो ना हर जगह, ये एक ही तरीके से तो काम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए गांव को थोड़ा मतलब पावर ट्रांसफर किया, ताकि गांव अपने हिसाब से डेवलप कर सके। जो चीज़ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा उस टाइम के लिए, वो चीज़ वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। गांव का इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे क्या है, ST SC एंड OBC एंड वुमेन्स को क्या कर दिए, थोड़ा सीट दे दिए, ताकि जो गाँव का जो वुमेन्स है उनको सीट मिले, वो भी रिप्रेजेंटेटिव बने, वो भी अपना जो सिस्टम चल रहा है हम लोग का उसका हिस्सेदार बने, ठीक है। तो ये चीज़ भी 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 73rd मतलब जो पंचायत राज जो ग्राम पंचायत के लिए, 74th मतलब जो म्यूनिसिपैलिटी के लिए हुआ था। सेम चीज़ म्यूनिसिपैलिटी भी होता है कि एक छोटा सा शहर है, ठीक है, उसमें कहाँ पे नाला बनाना है, कहाँ पे रोड खराब हो गया है, कहाँ पे एक बिल्डिंग बनाना है, कहाँ पे एक सोसाइटी बनाना है, कहाँ पे एक मतलब टाउन हॉल चाहिए,
क्या कौन सा जो मतलब जो ये है फील्ड है उनका थोड़ा रिनोवेशंस करना है, तो ये सब चीज़ करने के लिए कहाँ लेजिस्लेटर के पीछे घूमने फिरोगे, ठीक है। तो इसके लिए म्यूनिसिपैलिटी का भी फंड होता है, वहाँ से भी वो लोग काम करा सकते हैं। तो ग्राम स्वराज जो गांधी जी का सपना था उसको इम्प्लीमेंट किए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशंस में। क्लियर? और भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मेन इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग अगर देखें 61 अमेंडमेंट जो 1989 में हुआ था, ठीक है। उसमें क्या किया था, जो वोटिंग जो हम लोगों का एज था, ठीक है, किसी भी 21 था, वहां से क्या कर दिए थे 18 कर दिए थे, ठीक है। किस लिए कि ताकि जो यूथ जनरेशन है वो भी डेमोक्रेसी में पार्ट ले सके, ठीक है। तो और भी यूथ को और भी अभी 18 रखना चाहिए या और भी घटाना चाहिए, वो बाद के डिस्कशन बाद है। लेकिन जो 89 है, 89 से पहले क्या था 21 था हम लोगों का जो एज था वोट देने का, लेकिन 89 के बाद वो चीज़ 18 हो गया, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट हुआ था अमेंडमेंट हुआ था जो 86 अमेंडमेंट है जो 2002 में हुआ था। वहाँ पे मेनली क्या किए थे, जो एडुकेशन से, ठीक है, उनको क्या कर दिए थे, फंडामेंटल राइट कर दिए थे। कौन का, किसका एडुकेशन, चिल्ड्रन का एडुकेशन 6 to 14 ईयर एज, ठीक है। एडुकेशन हम लोगों ने फंडामेंटल कंपलसरी एडुकेशन कर दिए थे, ठीक है। किस लिए, ताकि जो भी कोई भी बच्चा, सबको थोड़ा बहुत पढ़ने का तो हक होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि किसी को नाम लिखना भी नहीं आता है, रीडिंग पढ़ना भी नहीं आता है, तो ये तो फिर मतलब कैसे मतलब एक देश आगे बढ़ सकता है कि एक कोई बहुत ही मतलब पढ़ नहीं सकता है और एक बहुत ही तुम यूनिवर्सिटी में जाके बहुत पढ़ाई कर लोगे, प्रोफेसर बन जाओगे, तो वो चीज़, ऐसे देश आगे नहीं बढ़ सकते। सबको लेके चलना है, सबको विकास करना है, सबके साथ चलना है, ठीक है। मोदी जी हमेशा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सबका साथ सबके विकास, ठीक है। तो इसलिए सबको पढ़ाई का हक होना चाहिए, कम से कम बेसिक पढ़ाई का हक होना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाओ ना जाओ वो बात की बात है, लेकिन बेसिक तो सबका हक होना चाहिए। और अमेंडमेंट एक हुआ 2017 में, जो 101 अमेंडमेंट है, वो क्या हुआ, जीएसटी लागू किए, ठीक है। सब लोगों ने क्या उस टाइम में क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे सब लोग, किसी को पसंद नहीं आया कि बिजनेस खराब हो गया जीएसटी की वजह से, ठीक है, दाम बढ़ गया, वो अलग, ठीक है, वो डिबेट वाला चीज़ है। लेकिन जीएसटी कब आया था, 2017 100 ऑन जो अमेंडमेंट है। तो जीएसटी किसका पार्ट है, जीएसटी स्टेट का मैटर भी है, सेंट्रल का मैटर भी है ना। तो इसके लिए क्या होगा, तब कौन सा मेजोरिटी में पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी, एंड उसके साथ स्टेट का 50% चाहिए होगा। किस लिए किया गया था जीएसटी, जीएसटी करने का फायदा क्या है, इनइक्वालिटी कैसे कम होगा जीएसटी से, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, हाँ तो वो लोग तो टैक्स दे ही रहे थे जिनके पास ज्यादा पैसा है, इनइक्वालिटी कैसे खत्म होगा यहाँ से। और जीएसटी की वजह से क्या हुआ कि एक गुड्स एंड सर्विसेज एक सिंगल टैक्स लगाया गया हर चीज। पहले क्या होता था कि एक अलग अलग टैक्स देना पड़ रहा था, ठीक है, अलग अलग टैक्स दे रहे थे अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है। अभी सबको एक छतरी में लेके आएगा। जैसे दिक्कत हो रहा था ना कि कौन सा चीजों में कितना टैक्स है, ठीक है, वो कौन सा वैट लग गया, कौन सा मतलब कोई भी इंपोर्ट ड्यूटीज लग गया, कौन सा और भी चीज लग गया, ठीक है। बहुत सारे टैक्सेस कैटेगरी होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो जितने सारे कितना टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्स थे, डायरेक्ट टैक्स नहीं। जैसे ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स भी आ गया वो जीएसटी के अंदर, ऐसा नहीं। इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। गोल्ड टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। लैंड टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। तो ये सब नहीं, जो लोग इनडायरेक्ट टैक्स है, जो चीज, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कोई भी चीज खरीदते हो, ठीक है, कार खरीदते हो, बिस्किट्स खरीदते हो, राशन खरीदते हो, तेल खरीदते हो, फोन खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, जो भी खरीदते हो, तो उसमें क्या लगता है, टैक्स लगता है ना। तो उसमें सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, वो कितना % होगा, वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा। 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है एंड 28 हो सकता है। कितना स्लैब है, 1 2 3 4 5 का स्लैब है, ठीक है, समझ आया। तो जीएसटी कब आया था, 2017 में, ताकि हम लोगों का जो टैक्सेस सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता था कि कहाँ पे कितना लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए उनको सीधा बनाने के लिए
तो इसके लिए क्या स्पेशल मेजोरिटी एंड जो स्टेट का जो परमिशन चाहिए उसको भी लेना चाहिए था ना, क्योंकि स्टेट भी तो टैक्स कलेक्शंस करते हैं, तो स्टेट का भी परमिशन चाहिए होगा अगर इसको अमेंडमेंट करना है, तो इसको अमेंडमेंट करके कर दिए थे। उसके बाद मैंने बताया ना 2000 जो बाकी और एक चीज़ हुआ था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको क्या किया, जो एम्पावर करने के लिए एडुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, एडुकेशनली जो सोसाइटी जो बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने के लिए अमेंडमेंट किया 2102 अमेंडमेंट किया, ठीक है। और क्या किया लास्ट तो नहीं, और मतलब 103 अमेंडमेंट 2019 में और एक चीज़ किया, क्या चीज़ की है, जो मैंने बताया था ना, जो ST SC का जो रिजर्वेशन है वो क्या हो रहा था, 50% से ज़्यादा हो रहा था ना, 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको भी चेंज करना चाहिए ना, तो फिर 2019 में उसको भी चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ा, अमेंडमेंट, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो पढ़ लिया ना। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में थोड़ा आइडिया आ गया, अब दिमाग में घूम रहा है कॉन्स्टिट्यूशंस का इमेज कि क्या है, कहाँ पे क्या है, नहीं है, आ रहा है या नहीं? हाँ या ना सच बोलो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हाँ ही बोलना है, ना भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है। अगर समझ में आए, मतलब अगर इमेज बन रहा है तो फिर हाँ बोलो, नहीं बन रहा है तो ना बोलो। अब होगा क्या, हम लोगों ने इतना सारा चीज किया, उसके क्या क्या चीज हम लोगों को मिला, एक तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर मिला, जो हम लोगों ने केशव नंदी भारती केस में डिस्कशंस कर चुके थे, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हम लोगों ने बाद में अमेंडमेंट करते हुए हम लोगों ने ये चीज डिस्कवर किए थे ना कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो ये चीज हम लोगों ने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, जो नाजी रीजन, जो हिटलर का जो चीज़ है उनसे बचने के लिए, ताकि कोई भी और तानाशाह ना बने, तो ऐसे हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करके जो सोसाइटी का जो रिलेवेंट चीज़ है उसको हम लोगों ने मतलब सही से करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हो गया कॉन्स्टिट्यूशंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप हुआ, ऐसा तो नहीं कि एक दिन में ही मतलब बन गया कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये नहीं है, एक दिन में तो नहीं बना ना, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अगर ये करे, ठीक है। तो यहाँ से एक एक करके चीज़ बनता है, जैसे अगर हम लोग 1951 में देखें, ठीक है, संस्कृत प्रसाद का केस, ठीक है, या जो गोलकनाथ का केस जो 1967 में हुआ था, ठीक है, और अगर कृष्णनंदी भारती जो केस है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस 1973 का, ठीक है। फिर जो 22nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, ठीक है, और जो मिरेवल मिल का अमेंडमेंट हुआ था, मिनर्वा मिल जो 1980 में हुआ था, ठीक है, और ओमेंस राव का जो अमेंडमेंट हुआ था 1981 में। तो इतना सारा केस को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से देखे, जैसे कृष्णनंदी भारती के केस में क्या था, रिलीजियस मैटर था, ठीक है, और अगर संस्कृति प्रसाद को देखें तो कि फंडामेंटल राइट को लेके सुप्रीम कोर्ट जो मतलब ओवर रूल्ड कर रहे थे वो चीज़ों के ऊपर था, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे थे तो वो हर चीज़ों को तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो इतना सारे केसेस को हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ करके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनका कंसेप्ट हम लोगों को समझ में आता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो क्या चीज़ मतलब बेसिक स्ट्रक्चर अब देखें तो एक है इक्वालिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन से आप इक्वालिटी हटा नहीं सकते हो, ठीक है, ये हम लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर है। और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जो है, मतलब सबसे ऊपर कौन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी मतलब रूल बन रहा है, ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में अलग दिखा है, तो रूल वाला वैलिड होगा या कॉन्स्टिट्यूशन वाला वैलिड होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला वैलिड होगा। तो और क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं हो सकता है, सब उसके नीचे। और क्या, बैलेंस ऑफ पावर किसके, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में। जैसे फंडामेंटल राइट जो देना चाहिए, डीपीएसपी मतलब देने की कोशिश करना चाहिए, तो दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब फंडामेंटल राइट हटा दो डीपीएसपी ना करो, दोनों को मतलब मेंटेन करना है। और क्या करना है, सॉवरेनिटी हटा नहीं सकते हो, सिक्योरिटी सेक्युलर, ठीक है, डेमोक्रेसी रिपब्लिक, और जुडिशियल रिव्यू को भी नहीं हटा सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं और से जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जो पार्लियामेंट में पास होगा वही होगा। जैसे इंदिरा गांधी ने कोशिश कर रहे थे ना वो चीज़ करने का, ये थे 1976 में, तो 76 में हुआ था ना,
मतलब 75 में एक्चुअली अमेंडमेंट जो हुआ था वो तो 76 में हुआ था, 75 में तो इमरजेंसी था ना, तो उस टाइम में कैसे अमेंडमेंट होगा। और क्या था, सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि कल आके बोलेंगे ममता को यहाँ पे वेस्ट बंगाल में क्या बोलेंगे कि चलो तुम्हारा जो पावर है अब नहीं रहेगा, सब गवर्नर को दे देते हैं, ठीक है, सेंट्रली रूल करेगा, तो नहीं होगा ना ऐसे। फेडरल सिस्टम जो है, सेपरेशन ऑफ पावर सिस्टम, उसको भी मेंटेन करना है यार। एक वेलफेयर स्टेट चलाना है। वेलफेयर स्टेट मतलब सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबको लेके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कास्ट मतलब ऐसा नहीं कोई पिछड़ा हुआ है तो फिर उसको मत देखो, जो मतलब सबका भलाई के बारे में सोचना है। सब कोई भी रिलीजन हो सकता है, कोई भी कास्ट हो सकता है, ठीक है, कोई भी कलर हो सकता है, कोई भी जेंडर हो सकता है, ठीक है, सब हो सकता है। और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी में किसी का दखल अंदाजी नहीं चलेगा, ठीक है, जुडिशियली इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये हम लोगों का जो बेसिक स्ट्रक्चर मेनली चीज़ है, यही चीज़ से हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो अगर इतना सारा हम लोगों ने 2 क्लास किए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो 2 क्लास में एक इमेज बन गया ना कॉन्स्टिट्यूशन की, कैसा होगा, क्या मतलब हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इमेज बना एक कॉन्स्टिट्यूशन का, अच्छे से बना या ब्लर सा बना, अच्छे से बन गया। तो अभी ये 2 क्लास जो था ये कॉन्स्टिट्यूशन का इमेज बन गया। फिर अभी जो नेक्स्ट क्लास होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक एक इमेज को हम लोग जूम करके पढ़ेंगे, ठीक है, इक्वेलिटी के जूम करके पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट को जूम करके पढ़ेंगे, डीपीएसपी के जूम करके पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को जूम करके पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर के पढ़ेंगे, ठीक है, सब चीज़ एक एक करके पढ़ना है। जितने सारे चीज़ हम लोगों ने अभी तक क्या किए, हम लोगों ने स्टार्ट कब किए थे, 1773 से स्टार्ट किए थे ना, फिर 1950 तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और 1950 से लेके आज 2023 तक हम लोगों ने बहुत सारे अमेंडमेंट में किया। उसके बाद हम लोगों को ये सब चीज़ मिला कि ऐसा मतलब इतना तक डेवलप हो चुका है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन, और आगे भी डेवलप होता जाएगा। क्लियर। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कि जो बेसिक चीज़ है, ठीक है, कि जो इक्वालिटीज है, ठीक है, बेसिक चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे, उनका जो प्रिंसिपल है उनको अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला जो बेसिक होता है ना, ये सॉवर्निटी, सेक्युलरिटी, ठीक है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इक्वालिटी, जैसे ये सब तो अभी वर्ड पढ़ रहे हैं ना, इसके डिटेल में तो नहीं गए हम लोगों ने, सिर्फ एक इमेज बनाया, तो उसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, समझ में आ रहा है। उसके बाद पढ़ेंगे फिर डीपीएसपी। तो ऐसे हम लोग एक एक चीज़ करके एक सिस्टमेटिकली हम लोग अगर पढ़ेंगे तो फिर हम लोगों को मतलब जो भी चीज़ हम लोग समझ रहे हैं तो उसको अगर बुक से फिर उधर जाके पढ़ रहे हो तो और भी अच्छे से समझ आएगा, और जो भी चीज़ प्रॉब्लम आएगा वो तो फिर पूछोगे क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास ख़त्म करते हैं, ओके, ठीक है।